सॉरी, आवाज म्यूट हो गई। ठीक है, ध्यान रखना कि पिछली क्लास में हमने प्रकाश का ध्रुवण पढ़ा था और मैंने बताया था कि अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित करने का जो प्रोसेस होता है या जो प्रक्रिया होती है उसको प्रकाश का ध्रुवण बोलते हैं। और मैंने क्लियरली बताया था कि अपने सिलेबस में हमको ध्रुवण के 2 मेथड पढ़ने हैं। एक तो किसी पोलराइड द्वारा प्रकाश का ध्रुवण और दूसरा परावर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। देखो, पोलराइड द्वारा प्रकाश का ध्रुवण हमने कंप्लीट कर लिया था, उसके सारे एग्जाम्पल भी देख लिए थे। अब हम ध्रुवण का दूसरा तरीका देखते हैं, मतलब देखते हैं कि परावर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण कैसे होता है वो देखते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना कि परावर्तन द्वारा प्रकाश का जो ध्रुवण है उसकी खोज ब्रूस्टर साइंटिस्ट ने की थी, इसलिए परावर्तन द्वारा प्रकाश का जो ध्रुवण होता है उसको ब्रूस्टर का नियम भी बोलते हैं। है ना? तो ये देखते हैं कि परावर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण कैसे होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो चलो उसको समझने के लिए सिंपल केस। हाँ, ये परावर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण कैसे होता है वो देखते हैं। ठीक है, उसको समझने के लिए मैं सिंपल केस दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। ठीक से मान लेते हैं ऊपर हवा का माध्यम है जिसका अपवर्तनांक 1 है और नीचे मान लेते हैं कांच की कोई सिल्ली है जिसका अपवर्तनांक म्यू है। अब देखो हवा से हम अध्रुवित प्रकाश भेज रहे हैं। फिर मान लेते हैं कि हवा से हम अध्रुवित प्रकाश की किरणें भेज रहे हैं और चलो इन आपतित किरणों का अभिलंब के साथ जो कोण होता है उसको आपतन कोण आई बोलते हैं। तो चलो मान लेते हैं कि हवा से हम अध्रुवित प्रकाश की किरणें भेज रहे हैं। अब हमको पता है कि ये किरणें हवा से कांच में जा रही है ना, ये तो हमको पता है। ये कांच पूर्ण पारदर्शक होता है तो ये किरणें इसके आर पार निकल जाएंगी, ये हमको पता है कि कांच पूर्ण पारदर्शक होता है, मतलब किरणें आर पार निकल जाएंगी, मतलब किरणें पारगमित होंगी या अपवर्तित होंगी। और चलो आपतित किरणों का अभिलंब के साथ जो कोण होता है उसको आपतन कोण आई और अपवर्तित किरणों का अभिलंब के साथ जो कोण होता है उसको अपवर्तन कोण आर। ये तुम सभी ने पढ़ा होगा कि किरण हवा से कांच में तो विरल से सघन माध्यम की ओर जा रही है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी ना। तो चलो इसका आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो ऑप्टिक्स में तुमने ये भी पढ़ा होगा, है ना? ऑप्टिक्स में तुमने ये भी पढ़ा होगा कि प्रकृति का नियम होता है कि अपवर्तन कभी भी 100% नहीं होता है। ये तो ध्यान रखना कि अगर कांच पूर्ण पारदर्शक हो फिर भी प्रकृति का नियम है कि अपवर्तन कभी भी 100% नहीं होता, मतलब हो सकता है कि 99% किरणें अपवर्तित हो गई हो लेकिन एकाधी परसेंट किरणें परावर्तित जरूर होंगी। ठीक है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा। ठीक, तुमको पता होगा कि अपवर्तन 100% नहीं हो सकता, तो हो सकता है कि 99% किरणें पारगमित या अपवर्तित हो गई हो लेकिन एकाधी किरणें परावर्तित जरूर होंगी। और हमको पता है कि जो थोड़ी बहुत किरणें परावर्तित होंगी वो तो परावर्तन के नियम का पालन करेंगी, है ना? पता होगा कि जो थोड़ी बहुत किरणें परावर्तित होंगी वो परावर्तन के नियम का पालन करेंगी, मतलब ये किरणें अभिलंब से आई कोण पर आ रही हैं तो आई कोण पर ही परावर्तित हो जाएंगी। तो यहाँ तक तुमने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा कि अधिकतर मतलब 99% किरणें अपवर्तित होंगी लेकिन एकाधी परसेंट किरणें परावर्तित भी होंगी। ठीक है, अब चलो अब हम ऐसा करते हैं कि इन किरणों का आपतन कोण चेंज करते हैं। तो हम सभी को पता है कि आपतन कोण चेंज करेंगे तो अपवर्तन कोण भी चेंज होगा और परावर्तन कोण भी चेंज होगा, है ना? तो आपतन कोण परिवर्तित करेंगे तो अपवर्तन कोण भी परिवर्तित होगा और परावर्तित कोण भी परिवर्तित होगा। ठीक है, अब देखो, ठीक है ना? अब हम ऐसा करते हैं कि आपतन कोण इतना रखते हैं ताकि अपवर्तित और परावर्तित किरणें परस्पर लंबवत हो जाएं, है ना? और ध्यान रखना तो कि जिस आपतन कोण पर अपवर्तित और परावर्तित किरणें परस्पर लंबवत हो जाएं, उस आपतन कोण को हम क्या बोलते हैं? ब्रूस्टर कोण, मतलब आईबी बोलते हैं। है, तो ध्यान रखना तुम, अच्छे ध्यान रखना कि जिस आपतन कोण पर अपवर्तित और परावर्तित किरणें परस्पर लंबवत हो जाएं, उस आपतन कोण को ब्रूस्टर कोण आईबी बोलते हैं, है ना?
और हम सोच सकते हैं कि किरण को अगर ब्रूस्टर कोण पर आपतित करें, तो अपवर्तित और परावर्तित किरणें परस्पर लंबवत हो जाएँगी और उस केस में जो अपवर्तित किरणें हो तो आंशिक ध्रुवित होती हैं, लेकिन परावर्तित किरणें 100% ध्रुवित हो जाती हैं। इसका एक्सप्लेनेशन मैं इस लेवल पे नहीं बता सकता, क्योंकि इसके एक्सप्लेनेशन के लिए हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बाउंड्री कंडीशन का यूज़ करना पड़ता है, जो बीएससी लेवल पे पढ़ते हैं, ठीक है? तो अपने इस 12th लेवल पर, है ना? अपने इस 12th लेवल पे थोड़ा रिजल्ट की फॉर्म में ध्यान रखना। कि किरण को अगर ब्रूस्टर कोण पर आपतित करें तो अपवर्तित और परावर्तित किरणें परस्पर लंबवत हो जाएंगी और उस केस में अपवर्तित किरणें तो आंशिक ध्रुवित ही होंगी, लेकिन जो परावर्तित किरणें वो 100% पूर्ण रूप से ध्रुवित हो जाएंगी और उसमें विद्युत क्षेत्र का दोलन केवल तल के लंबवत ही रहेगा, जिसको डॉट से प्रदर्शित करते हैं, है ना? तो आगे ध्यान रखना तुम कि जिस आपतन कोण पर अपवर्तित परावर्तित किरण परस्पर लंबवत हो जाए, उस आपतन कोण को ब्रूस्टर कोण बोलते हैं और ब्रूस्टर कोण पर अगर किरण को आपतित करें तो अपवर्तित और परावर्तित किरणें परस्पर लंबवत हो जाएंगी, लेकिन इस केस में अपवर्तित किरणें तो नहीं, लेकिन परावर्तित किरणें 100% पूर्ण रूप से ध्रुवित हो जाएंगी, जिसमें विद्युत क्षेत्र का दोलन केवल तल के लंबवत में तो डॉट दिशा में ही बचेगा, ठीक है? तो ये मैंने बता दिया, ठीक है ना? ये परावर्तित किरणें ध्रुवित क्यों हो जाती हैं, उसका एक्सप्लेनेशन इस लेवल पे नहीं बता सकता। वो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बाउंड्री कंडीशन का यूज़ होता है, जो अपने लेवल के बियॉन्ड है। तो इसको रिजल्ट की फॉर्म में ध्यान रखना। अब चलो, अब थोड़ी-सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखते हैं, ये हमको देखना है कि ब्रूस्टर कोण कितना होगा वो देखना है। ये तो हमको पता है कि ब्रूस्टर कोण वह आपतन कोण है जिस पर अपवर्तित और परावर्तित किरणें परस्पर लंबवत हो जाएँ। तो ब्रूस्टर कोण पर आपतित करेंगे तो अपवर्तित परावर्तित किरणें परस्पर लंबवत हो जाएँगी। तो उस केस में अपवर्तन कोण R कितना होगा वो देखना है। तो तुम आराम से बताओ कि यहाँ से यहाँ तक कुल कोण कितना होता है, 180 डिग्री, है ना? पता होगा। कि यहाँ से यहाँ तक कुल कोण 180 डिग्री होता है, उसमें से 90 चला गया और एक कोण I चला गया, तो बताओ ये वाला कोण कितना बचेगा? 90 माइनस I, क्या हो रहा है? है ना? तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कुल कोण 180 डिग्री होता है, ठीक है ना? उसमें से ये 90 चला गया, I चला गया, तो ये कोण कितना बचेगा? 90 माइनस I, मतलब बोल सकते हैं कि अपवर्तित और परावर्तित किरण जब परस्पर लंबवत हो जाएँ, तब अपवर्तन कोण कितना होगा? 90 माइनस I होगा। तो बस अब क्या करेंगे, सिंपली इन आपतित और अपवर्तित किरण के बीच स्नेल का नियम लगा देंगे। मतलब सिंपली N1 sin I इक्वल टू N2 sin R ये लगा देंगे। बस आराम से बताओ कि किरणें हवा से स्टार्ट हो रही हैं, इससे N1 तो 1 sin I बराबर किरणें कांच में जा रही हैं, तो N2 कितना होगा, म्यू sin R। और हमको पता है कि जब अपवर्तित और परावर्तित किरणें लंबवत हो जाएं, तब अपवर्तन कोण R कितना होगा, 90 माइनस I। तो R की जगह 90 माइनस I लिख सकते हैं। फिर तुमको पता होगा कि sin 90 माइनस थीटा को cos थीटा ना, तो sin 90 माइनस I को हम cos I लिख सकते हैं। cos I को इधर ट्रांसफर करेंगे तो कितना आएगा, sin I ओपन cos I इक्वल टू म्यू, sin I ओपन cos I को क्या लिख सकते हैं, tan I इक्वल टू म्यू, tan को उधर ट्रांसफर करेंगे तो I इक्वल टू tan इनवर्स म्यू हो गया। और तुम बताओ कि इस बार आपतन कोण कौन सा आपतन कोण, है ना? इस बार आपतन कोण कौन सा आया, जिस आपतन कोण पर अपवर्तित और परावर्तित किरणें लंबवत हो गई, वो आपतन कोण आ गया। और हमको पता है कि जिस आपतन कोण पर अपवर्तित और परावर्तित किरणें परस्पर लंबवत हो जाए उसको ब्रूस्टर कोण बोलते हैं। तो बस हमको पता चल गया कि ब्रूस्टर कोण कितना होगा, tan इनवर्स म्यू होगा, है ना? और किरण को ब्रूस्टर कोण पर आपतित करें तो अपवर्तित परावर्तित किरणें लंबवत तो होंगी, लेकिन परावर्तित किरणें पूर्ण रूप से ध्रुवित हो जाएंगी। है ना? ये देख लिया। एक बार बहुत शॉर्ट में समराइज़ कर रहा हूँ, कुछ बच्चे लेट भी आए हैं, ठीक है? फटाफट देख लेना। ये तो पिछली क्लास में हमने ध्रुवण का टॉपिक स्टार्ट किया था और बताया था कि प्रकाश को ध्रुवित करने के 2 तरीके होते हैं। तो पोलराइड द्वारा ध्रुवण तो हम पढ़ लिया था। अब हम ध्रुवण का दूसरा तरीका परावर्तन द्वारा ध्रुवण, मतलब पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, इसको एक बार स्टडी कर लेते हैं, ठीक है?
तो इसको समझने के लिए सिंपल सा केस ले रहा हूँ कि ऊपर हवा का माध्यम है जिसका अपवर्तनांक 1 और नीचे कांच की कोई सिल्ली है जिसका अपवर्तनांक म्यू। अब चलो हवा से हम अध्रुवित प्रकाश की किरणें भेज रहे हैं और इन आपतित किरणों का अभिलंब के साथ जो कोण होता है उसको आपतन कोण आई बोलते हैं। अब ये किरणें हवा से कांच में जा रही हैं, तो ये किरणें हवा से कांच में जा रही हैं, तो हमको पता है कि कांच पूर्ण पारदर्शक होता है, मतलब किरणें आर पार निकल जाएंगी, मतलब किरणें पारगमित हो जाएंगी, अपवर्तित हो जाएंगी और विरल से सघन जा रही है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएंगी। तो चलो इसका आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर मान लेते हैं। लेकिन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में तुमने एक और कंसेप्ट पढ़ा होगा कि प्रकृति का नियम होता है कि अपवर्तन या पारगमन कभी भी 100% नहीं हो सकता। तो अगर कांच पूर्ण पारदर्शक हो फिर भी पारगमन 100% नहीं हो सकता, मतलब हो सकता है कि 99% किरणें अपवर्तित हो गई हो लेकिन एकाधी परसेंट किरणें परावर्तित जरूर होंगी। और जो एकाधी परसेंट किरणें परावर्तित होंगी वो तो परावर्तन के नियम का पालन करेंगी, मतलब किरणें अभिलंब से आई कोण पर आ रही हैं तो आई कोण पर ही परावर्तित होंगी। तो ये तुमने 11 9 10 सॉरी ये तुमने ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा कि ये मान लेते हैं कि 99% किरणें अपवर्तित हो रही हैं लेकिन एकाधिक परसेंट किरणें परावर्तित भी जरूर होंगी, ठीक है। अब ऐसा करते हैं कि आपतन कोण को चेंज करते हैं। बताओ आपतन कोण को चेंज करेंगे तो अपवर्तन कोण भी चेंज करेगा और परावर्तन कोण भी चेंज करेगा, ठीक है, ध्यान रखना। अब हम ऐसा करते हैं क्या, है ना, अब ऐसा करते हैं कि आपतन कोण ऐसा सेट करते हैं ताकि अपवर्तित और परावर्तित किरणें परस्पर लंबवत हो जाए, हो सकती है ना, वही हम ऐसा करते हैं कि आपतन कोण ऐसा सेट करते हैं कि अपवर्तित और परावर्तित किरणें परस्पर लंबवत हो जाए। और ध्यान रखना तुम कि जिस आपतन कोण पर अपवर्तित और परावर्तित किरणें परस्पर लंबवत हो जाए उस आपतन कोण को हम ब्रूस्टर कोण आई भी बोलते हैं। और हमको पता है कि ब्रूस्टर कोण पर आपतित करेंगे तो अपवर्तित और परावर्तित किरणें परस्पर लंबवत हो जाएंगी, लेकिन उस केस में अपवर्तित किरणें तो आंशिक ध्रुवित ही होंगी, लेकिन उस केस में जो परावर्तित किरणें हैं वो पूर्ण रूप से ध्रुवित हो जाएंगी, मतलब 100% ध्रुवित हो जाएंगी। और इन परावर्तित किरणों में विद्युत क्षेत्र का दोलन केवल तल के लंबवत बचेगा, तल के अनुदिश जो दोलन है वो अपवर्तित किरण लेकर के भाग जाएगी, ठीक है। तो ये देख लिया कि ब्रूस्टर कोण पर आपतित करें तो अपवर्तित और परावर्तित किरणें परस्पर लंबवत हो जाएंगी और उस केस में परावर्तित किरणें पूर्ण रूप से ध्रुवित हो जाएंगी। ये पूर्ण रूप से ध्रुवित क्यों होती है उसका एक्सप्लेनेशन इस लेवल पे नहीं बता सकता, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बाउंड्री कंडीशन का यूज होता है जो बीएससी लेवल पर आता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है बस, हमको देखना है ब्रूस्टर कोण कितना होगा वो देखना है। तो हमको पता है कि ब्रूस्टर कोण वह आपतन कोण होता है जिसमें अपवर्तित परावर्तित किरणें परस्पर लंबवत हो जाती हैं। तो तुम बताओ कि अपवर्तित और परावर्तित किरणें परस्पर लंबवत हो जाएंगी तो तब अपवर्तन कोण कितना बचेगा वो देखना है। तो कर सकते हैं ना, हमको पता है कि यहाँ से यहाँ तक कुल कोण 180 डिग्री होता है, उसमें से 90 डिग्री चला गया और आई चला गया तो ये कोण कितना बचेगा 90 माइनस आई, बस बोल सकते हैं कि जब अपवर्तित परावर्तित किरणें लंबवत हो जाएं तब अपवर्तन कोण कितना बचेगा 90 माइनस आई। तो बस आपतित और अपवर्तित किरण के बीच स्नेल का नियम लगा देते हैं, n1 sin i इक्वल टू n2 sin r। किरणें हवा से स्टार्ट हो रही है इसे n1 1 sin i बराबर कांच में जा रही है इससे n2 म्यू sin r और इस बार r 90 माइनस आई है, sin 90 माइनस आई को cos i आगे सॉल्व करोगे तो tan i इक्वल टू म्यू, तो आई इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू। और ये आपतन कोण कौन सा है जिस पर अपवर्तित परावर्तित किरणें परस्पर लंबवत हो जाएं तो उस आपतन कोण को ब्रूस्टर कोण बोलते हैं। तो टेन इनवर्स म्यू आ गया। अब देखो अभी तो मैंने मूर्खों टाइप से पूरा एक्सप्लेन किया है ना लेकिन आगे जो क्वेश्चन करेंगे उसमें इसको डायरेक्ट फॉर्मूले की फॉर्म में ध्यान रखना। तो ऐसे ध्यान रखना कि ब्रूस्टर कोण के अंदर क्या छुपा होता है, कांच का अपवर्तनांक छुपा होता है और ब्रूस्टर कोण होता कितना है tan इनवर्स म्यू होता है। मतलब किरण को ब्रूस्टर कोण मतलब tan इनवर्स म्यू पर आपतित करें तो अपवर्तित परावर्तित किरणें परस्पर लंबवत हो जाएंगी और उस केस में परावर्तित किरणें 100% पूर्ण रूप से ध्रुवित हो जाएंगी, ये देख लिया। अब एक और छोटी चीज ये देखो इस बार तो कांच के ऊपर हवा का माध्यम था इसलिए अभी तो ब्रूस्टर कोण tan इनवर्स म्यू आया था लेकिन कई बार क्या होता है कि कांच के ऊपर पानी जैसा कोई और माध्यम होता है, ठीक है। तो कई बार ऐसा करते हैं कि कांच की जो स्लैब है उसको पानी ऐसे किसी पारदर्शक द्रव में या पारदर्शक माध्यम में डुबो देते हैं। तो ये चीज तुमने ऑप्टिक्स में ही पढ़ी होगी, है ना, ऑप्टिक्स में ही पढ़ी होगी कि कभी भी किसी वस्तु को पानी में या किसी माध्यम में डुबोते हैं तो वही फॉर्मूले चलते हैं, बस म्यू की जगह
म्यू रिलेटिव आ जाता है। तो ध्यान रखना कि अगर इस पूरी स्लैब को अगर पानी में डुबो दें, मतलब बाहर का माध्यम हवा की जगह पानी हो, कोई अन्य माध्यम में डुबो दें, तो भी ब्रूस्टर कोण tan इनवर्स म्यू ही रहेगा, बस म्यू की जगह म्यू रिलेटिव हो जाएगा। जहाँ म्यू रिलेटिव क्या होगा? म्यू स्लैब अपन म्यू मीडियम, ये तुम समझते हो, ठीक है ना? तो ये हमने ब्रूस्टर कोण है, ब्रूस्टर के नियम को हमने पढ़ लिया, लेकिन उसको मैं प्रॉपर कंसेप्ट लिखवा भी दूंगा, ठीक है? चलो पहले लिख देना, उसके बाद करना, इसमें लिख देना। हाँ, इसमें थोड़ी थ्योरी लिख देना, इसमें लिख देना अध्रुवित प्रकाश को इसमें लिखना अध्रुवित प्रकाश को हवा से कांच की ओर आपतित करते हैं। देखा ना, अध्रुवित प्रकाश को अभिलंब से आई कोण पर हवा से कांच की ओर आपतित करते हैं। देखा, अध्रुवित प्रकाश को अभिलंब से आई कोण पर हवा से कांच की ओर आपतित करते हैं। क्या हुआ? देखा, अध्रुवित प्रकाश को हवा से कांच की ओर अभिलंब से आई कोण पर आपतित करते हैं। इसमें लिखना क्योंकि कांच पारदर्शक है, देखा ना, अध्रुवित प्रकाश की किरणों को अभिलंब से आई कोण पर हवा से कांच की ओर आपतित करते हैं। तो आगे लिखना, तो अधिकतर किरणें तो आगे लिखना, तो अधिकतर किरणें, ये अधिकतर किरणें तो पारगमित या ब्रैकेट में अपवर्तित हो जाएंगी। लिखा नहीं क्या है? अध्रुवित प्रकाश की किरणों को अभिलंब से आई कोण पर हवा से कांच की ओर आपतित करते हैं, तो अधिकतर किरणें तो पारगमित या ब्रैकेट में अपवर्तित हो जाएंगी। देखा ना, अधिकतर किरणें तो पारगमित या ब्रैकेट में अपवर्तित हो जाएंगी, लेकिन थोड़ी सी किरणें परावर्तित भी होंगी। देखा ना, अधिकतर किरणें तो पारगमित या ब्रैकेट में अपवर्तित हो जाएंगी, लेकिन थोड़ी सी किरणें परावर्तित भी होंगी। थोड़ी सी किरणें परावर्तित भी होंगी। इसमें लिखना, जिस आपतन कोण पर अपवर्तित और परावर्तित किरणें परस्पर लंबवत हो जाएं, ठीक है, जिस आपतन कोण पर अपवर्तित और परावर्तित किरणें परस्पर लंबवत हो जाएं, उसे ब्रूस्टर कोण कहते हैं। ठीक है, जिस आपतन कोण पर अपवर्तित और परावर्तित किरणें परस्पर लंबवत हो जाएं, उसे ब्रूस्टर कोण कहते हैं। चलिए लिखो, जिस आपतन कोण पर अपवर्तित और परावर्तित किरणें परस्पर लंबवत हो जाएं, उसे ब्रूस्टर कोण कहते हैं। फिर आगे लिखना, यदि किरण को ब्रूस्टर कोण पर आपतित करें, इसमें लिख देना, यदि किरण को ब्रूस्टर कोण पर आपतित करें, ठीक है, यदि किरण को ब्रूस्टर कोण पर आपतित करें, तो अपवर्तित और परावर्तित किरणें परस्पर लंबवत हो जाएंगी। यदि किरण को ब्रूस्टर कोण पर आपतित करें, तो अपवर्तित और परावर्तित किरणें परस्पर लंबवत हो जाएंगी, और इस स्थिति में, देखा ना, और इस स्थिति में परावर्तित किरणें पूर्ण रूप से ध्रुवित हो जाएंगी। देखा ना, यदि किरण को ब्रूस्टर कोण पर आपतित करें, तो अपवर्तित और परावर्तित किरणें परस्पर लंबवत हो जाएंगी, और इस स्थिति में परावर्तित किरणें पूर्ण रूप से ध्रुवित हो जाएंगी। इस स्थिति में परावर्तित किरणें पूर्ण रूप से ध्रुवित हो जाएंगी, जिसमें विद्युत क्षेत्र का दोलन केवल तल के लंबवत ही बचेगा। परावर्तित किरणें पूर्ण रूप से ध्रुवित हो जाएंगी, जिसमें विद्युत क्षेत्र का दोलन केवल तल के लंबवत ही बचेगा। परावर्तित किरणें पूर्ण रूप से ध्रुवित हो जाएंगी, जिसमें विद्युत क्षेत्र का दोलन केवल तल के लंबवत ही रहेगा। ये तो प्रॉपर्ली लिख दिया ना, तो लिख देना, कि अध्रुवित प्रकाश की किरण को अभिलंब से आई कोण पर आपतित करते हैं, तो
अधिकतर किरणें तो अपवर्तित हो जाएँगी, लेकिन कुछ किरणें परावर्तित भी होंगी। फिर आगे लिख देना कि जिस आपतन कोण पर अपवर्तित और परावर्तित किरणें परस्पर लंबवत हो जाएँ, उसे ब्रूस्टर कोण कहते हैं। और लास्ट लाइन में लिख देना कि किरण को यदि ब्रूस्टर कोण पर आपतित करें, तो अपवर्तित और परावर्तित किरणें परस्पर लंबवत हो जाएँगी और इस स्थिति में परावर्तित किरणें पूर्ण रूप से ध्रुवित हो जाएँगी, जिसमें विद्युत क्षेत्र का दोलन केवल तल के लंबवत ही बचेगा। नोट कर लेना चाहिए। इसमें कोई डाउट है क्या? चैट बॉक्स मैंने ऑन कर दिया है। कोई डाउट हो तो फटाफट शेयर करो। डाउट हो तो चैट बॉक्स में फटाफट लिखो। नोट कर लो चलो ढंग से। जल्दी करो, 1 मिनट में मैं आगे बढ़ जाऊँगा। कर लिया नोट? ये पूछ रहा है विद्युत क्षेत्र के दोलन की डायरेक्शन में बताया ना अभी यार, कि अगर ब्रूस्टर कोण पर आपतित करें तो अपवर्तित परावर्तित किरणें परस्पर लंबवत हो जाएंगी, तो उस केस में अपवर्तित किरणें तो आंशिक रूप से ध्रुवित होती हैं, लेकिन परावर्तित किरणें पूर्ण रूप से ध्रुवित हो जाती हैं और उसमें विद्युत क्षेत्र का दोलन केवल तल के लंबवत ही बचेगा, मतलब ऊपर की ओर बचेगा। और बताओ ऊपर वाली दिशा को किससे प्रदर्शित करते हैं? डॉट से ही प्रदर्शित करते हैं ना, ये तो बताया अभी। देखो इसका एक्सप्लेनेशन मत पूछना है, बीएससी लेवल का एक्सप्लेनेशन है, उसको बताने गया तो 2 क्लासेस उसी में ही लग जाएंगी। ये हो गया, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इसका एक एग्जांपल लेते हैं ताकि कैलकुलेशन की स्किल पता चले। कौन है बेवकूफ पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड नहीं आता है, तो आता है। मैंने ध्रुवण की पहली क्लास में तो ध्रुवण के स्टार्टिंग में बताया था कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों होते हैं, लेकिन दोनों के दोनों आपस में रिलेटेड होते हैं। तो हम केवल विद्युत क्षेत्र के दोलन को ही कंसीडर कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र का दोलन उससे रिलेटेड होगा। ठीक है, दोनों को स्टडी करने की जरूरत नहीं है, दोनों आपस में समानुपाती होते हैं। ठीक है, तो समझ सकते हो कि विद्युत क्षेत्र का दोलन तल के लंबवत है, तो ऑब्वियसली चुंबकीय क्षेत्र का दोलन तल के अनुदिश होगा। ये तो टॉपिक के स्टार्टिंग में ही बताया था कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों दोलन करते हैं, लेकिन दोनों के दोलन में आपस में रिलेशन होता है या दोनों का दोलन आपस में समानुपाती होता है। तो बस हम किसी एक के दोलन को देखेंगे, दूसरे का दोलन उसके समानुपाती होगा, गधों टाइप से दोनों को क्यों देखें। चलो आगे बढ़ रहा हूँ। इसका एक कॉमन टाइप का क्वेश्चन लेते हैं ताकि कैलकुलेशन की स्किल पता चले। फालतू कचरा पट्टी को हटा देता हूँ। ये ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन में लिखवा दूंगा, पहले क्वेश्चन को एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ। ठीक है, देखो हमको दे रखा है कि ऊपर हवा का माध्यम है जिसका अपवर्तनांक 1 और नीचे कांच की सिल्ली है जिसका अपवर्तनांक म्यू मान लेते हैं। अब चलो हवा से किरणों को आपतित किया है, तो हमने पढ़ा था कि अधिकतर किरणें, तो 99% किरणें अपवर्तित होंगी, लेकिन
एकाधी % किरणें परावर्तित भी होती हैं, ठीक? अब देखो क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि इन किरणों को, है ना, क्वेश्चन में दे रखा है कि इन किरणों को अगर 60 डिग्री कोण पर आपतित करें, तो परावर्तित किरणें 100% ध्रुवित पाई गई। है ना, क्वेश्चन में दे रखा है कि किरण को अगर 60 डिग्री कोण पर आपतित करें, तो परावर्तित तरंगे 100% ध्रुवित पाई गई। तो हमको देखना है कि कांच का अपवर्तनांक कितना होगा, वो देखना है। और उसके बाद सेकंड पार्ट में पूछा है कि हवा और कांच इस युग्म का क्रांतिक कोण कितना होगा। याद रखना, ब्रूस्टर कोण और क्रांतिक कोण में दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी हमको डराने के लिए पूछा है ना। स्टार्ट करते हैं। वही हमको दे रखा है कि हवा से कांच की ओर किसी किरणों को भेजा है ना, तो अधिकतर अपवर्तित होंगी, लेकिन थोड़ी बहुत परावर्तित होंगी। और हमको ये हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि किरणों को, है ना, क्वेश्चन दे रखा है कि किरणों को अगर अभिलंब से 60 डिग्री कोण पर आपतित करें, तो परावर्तित किरणें 100% ध्रुवित पाई गई। तो बस मैंने तुमको चमका कर बताया था, है ना, मैंने चमका कर बताया था कि जिस आपतन कोण पर अपवर्तित और परावर्तित किरणें परस्पर लंबवत हो जाएं, या दूसरे शब्दों में जिस आपतन कोण पर परावर्तित किरणें 100% ध्रुवित हो जाएं, उस आपतन कोण को क्या बोलते हैं, ब्रूस्टर कोण। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि किरण को 60 डिग्री कोण पर आपतित करने पर परावर्तित किरणें 100% ध्रुवित हो गई हैं। मतलब कहने का मतलब है कि इस बार ब्रूस्टर कोण 60 डिग्री होगा। समझ जाओगे ना, तो वही कि जिस आपतन कोण पर अपवर्तित परावर्तित किरणें परस्पर लंबवत हो जाएं, या जिस आपतन कोण पर परावर्तित किरणें 100% ध्रुवित हो जाए, उसको ब्रूस्टर कोण बोलते हैं ना। तो कहने का मतलब है कि इस बार हमको ब्रूस्टर कोण 60 डिग्री दे रखा है, तो कांच का अपवर्तनांक कितना होगा वो देखना है। ये तो हमको डायरेक्ट पता है, ठीक है, डायरेक्ट याद है कि इस ब्रूस्टर कोण के अंदर कांच का अपवर्तनांक छुपा होता है ना, और पूरे रामायण लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम रिजल्ट यूज कर सकते हैं। तो हमको पता है कि ब्रूस्टर कोण के अंदर कांच का अपवर्तनांक छुपा होता है, और ब्रूस्टर कोण कितना होता है, tan इनवर्स म्यू। बस इस बार ब्रूस्टर कोण कितना है, 60 डिग्री इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। tan इनवर्स को उधर ट्रांसफर करेंगे तो म्यू इक्वल टू tan 60। तो म्यू इक्वल टू tan 60 मतलब √3। तो कंफर्म पता चल गया कि कांच का अपवर्तनांक √3 होगा। अब सेकंड पार्ट देखना। तो सेकंड पार्ट में हमको दे रहता है एक हवा और एक कांच, इस युग्म के लिए क्रांतिक कोण कितना होगा, मतलब क्रिटिकल एंगल कितना होगा वो देखना है। तो देखो ये भी तुमने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा, है ना। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में तुमने पढ़ा होगा कि क्रांतिक कोण कितना होता है, साइन इनवर्स n कम अपन n ज्यादा, है ना। वही चीज बोल रहा हूँ कि ये चीज तुमने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पढ़ी होगी कि क्रांतिक कोण कितना होता है, साइन इनवर्स n कम अपन n ज्यादा। इस बस लिख सकते हैं इस बार क्रांतिक कोण कितना होगा, साइन इनवर्स n कम तो कौन सा है, हवा का अपवर्तनांक 1 अपन n ज्यादा इस कांच का अपवर्तनांक √3। तो इस जोड़े के लिए क्रांतिक कोण कितना आ गया, 1/√3 आ गया। तो इजीली कर सकते हैं, लिख देना इसमें, क्वेश्चन लिख देना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। क्वेश्चन लिख देना, इसमें लिख देना, अध्रुवित प्रकाश की किरण को हवा से कांच की ओर आपतित करते हैं। ठीक है, अध्रुवित प्रकाश की किरण को, ठीक है, अध्रुवित प्रकाश की किरण को हवा से कांच की ओर आपतित करते हैं। ठीक है ना, अध्रुवित प्रकाश की किरण को हवा से कांच की ओर आपतित करते हैं। तो इसमें लिखना, जब आपतन कोण 60 डिग्री रखते हैं, ठीक, जब आपतन कोण 60 डिग्री रखते हैं, तब परावर्तित किरणें पूर्ण रूप से ध्रुवित पाई जाती है। लिखा ना इसमें, इसमें लिख देना, जब आपतन कोण 60 डिग्री रखते हैं, तब परावर्तित किरणें पूर्ण रूप से ध्रुवित पाई जाती हैं। तो कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करो। लिखा है, किरण को 60 डिग्री कोण पर आपतित करें तो परावर्तित किरणें पूर्ण रूप से ध्रुवित पाई जाती हैं। तो ये तो कांच का अपवर्तनांक म्यू ज्ञात करो। जब जब किरणों को 60 डिग्री कोण पर आपतित करें तब परावर्तित किरणें पूर्ण रूप से ध्रुवित पाई जाती हैं। तो कांच का अपवर्तनांक म्यू ज्ञात करो। और क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में लिखना कि हवा कांच
युग्म के लिए क्रांतिक कोण भी ज्ञात करो। ये सेकंड पार्ट में लिखना, हवा कांच युग्म के लिए क्रांतिक कोण भी ज्ञात करो। चलो फटाफट नोट करो उसको। 1 मिनट में आगे बढ़ जाऊंगा, जल्दी करो। लेकिन तुम्हारी गलती नहीं होती, यहाँ लिख देता हूँ कि ब्रूस्टर कोण पर आपतित करने पर जो अपवर्तित किरणें हैं वो तो आंशिक ध्रुवित हो जाएंगी और परावर्तित किरणें हैं वो पूर्ण रूप से ध्रुवित हो जाएंगी। कर लिया नोट, जल्दी रिप्लाई करो। हो गया? हो गया? चलो आगे बढ़ जाता हूँ। चैट बॉक्स में क्यों नहीं लिख रहा है यार? हो गया? क्या कर रहे हो, इतना लेट कर रहे हो? चलो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। इसी का एक और चिरकुट टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको भी ध्यान से देख लेना। हम्म एक बहुत कॉमन टाइप का क्वेश्चन है, उसको ले लेते हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, तो देखो इस बार भी हमको दे रखा है कांच की सिल्ली है जिसका अपवर्तनांक 3/2 है। ठीक है, और बाहर का माध्यम, सॉरी, ये कांच की सिल्ली है, इसका अपवर्तनांक 3/2 है। और इस बार इस कांच की सिल्ली को हमने पानी में डुबो दिया है, मतलब बाहर का माध्यम पानी है जिसका अपवर्तनांक 4/3 है। अब इधर से किरण को आपतित किया है, तो ज्यादातर मतलब 99% किरणें अपवर्तित होंगी, लेकिन एकाधी परसेंट किरणें परावर्तित भी होंगी। ठीक, बस हमको पूछा है है ना, हमको पूछा है कि इस किरण को अभिलंब से कितने कोण पर आपतित करें ताकि अपवर्तित और परावर्तित किरणें परस्पर लंबवत हो जाएं, या दूसरे शब्दों में कितने कोण पर आपतित करें ताकि अपवर्तित किरण, ताकि परावर्तित किरणें पूर्ण रूप से ध्रुवित हो जाएं। फिर हमको अच्छे पता है कि जिस आपतन कोण पर अपवर्तित और परावर्तित किरणें परस्पर लंबवत हो जाएं, या जिस आपतन कोण पर परावर्तित किरणें 100% ध्रुवित हो जाएं, उसको ब्रूस्टर कोण बोलते हैं। तो कहने का मतलब है कि इस बार उन्होंने सिंपली ब्रूस्टर कोण ही पूछा है। ये तो मैंने चमका कर बताया था कि ब्रूस्टर कोण के अंदर कांच का अपवर्तनांक छुपा होता है, और ब्रूस्टर कोण कितना होता है, tan इनवर्स म्यू। लेकिन इस बार इस सिल्ली को किसी माध्यम में डुबो दिया है, तो म्यू की जगह म्यू रिलेटिव आ जाएगा, जहां म्यू रिलेटिव क्या होगा, म्यू स्लैब अपन म्यू मीडियम, है ना। तो बताओ म्यू स्लैब मतलब कांच की सिल्ली का अपवर्तनांक तो 3/2, और म्यू मीडियम मतलब बाहर के माध्यम का अपवर्तनांक 4/3। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 9/8 ये आ जाएगा। तो बस इससे हम बोल सकते हैं कि इस बार ब्रूस्टर कोण कितना होगा, tan इनवर्स म्यू रिलेटिव कितना आ गया, 9/8। ये ब्रूस्टर कोण आ गया। ठीक, ये चिरकुट टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन है, फटाफट लिखना। इसमें लिखना एक कांच की सिल्ली, एक कांच की सिल्ली ब्रैकेट में लिखना म्यू इक्वल टू 3/2 को पानी में डुबो देते हैं। देखा ना, कांच की सिल्ली को पानी में डुबो देते हैं। कांच की सिल्ली के ब्रैकेट में म्यू इक्वल टू 3/2 और पानी के ब्रैकेट में एन मीडियम इक्वल टू 4/3। इसमें लिखा एक कांच की सिल्ली को पानी में डुबो देते हैं,
ठीक है ना? काँच की सिल्ली को पानी में डुबो देते हैं। काँच की सिल्ली के ब्रैकेट में म्यू इक्वल टू 3/2 और पानी के ब्रैकेट में n इक्वल टू 4/3, ठीक है? तो बस लिखना, पानी से प्रकाश की किरण को कितने कोण पर आपतित करें? ठीक, पानी से प्रकाश की किरण को कितने कोण पर आपतित करें ताकि ये पानी से प्रकाश की किरण को कितने कोण पर आपतित करें ताकि अपवर्तित और परावर्तित किरणें परस्पर लंबवत हो जाएं। ठीक है ना? पानी से किरण को कितने कोण पर आपतित करें ताकि अपवर्तित और परावर्तित किरणें परस्पर लंबवत हो जाएं, या ब्रैकेट में लिखना, ताकि परावर्तित किरणें पूर्ण रूप से ध्रुवित हो जाएं। ठीक है ना? पानी से किरणों को कितने कोण पर आपतित करें ताकि अपवर्तित और परावर्तित किरणें परस्पर लंबवत हो जाएं, या ब्रैकेट में लिखना, ताकि परावर्तित किरणें पूर्ण रूप से ध्रुवित हो जाएं। ये तो मतलब घुमा फिरा करके इनडायरेक्टली हमको ब्रूस्टर कोण ही पूछा है। जल्दी करना। कर लिया नोट? हो गया? जल्दी करो यार, क्या कर रहे हो पता नहीं। जल्दी रिप्लाई करो, कर लिया नोट? चलो आगे बढ़ो। ये प्रकाश का ध्रुवण भी हमने कंप्लीट कर लिया। ये प्रकाश का ध्रुवण भी कंप्लीट कर लिया, मतलब वैसे तो वे ऑप्टिक्स अपनी कंप्लीट है, अब तुम शीट में सारे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन देखो अब इसमें कुछ और पार्ट आते हैं, ठीक है ना? ये चीजें हम लोग 11th में पढ़ाते हैं, ठीक। तो जैसे 11th में तुमने ध्वनि का डॉपलर इफेक्ट पढ़ा होगा, वैसे प्रकाश का डॉपलर इफेक्ट भी आता है, ठीक। जिसका कंसेप्ट तो 11th में बताते हैं, लेकिन इसका एक क्वेश्चन तुम्हारे 12th की एनसीईआरटी में भी दे रखा है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। प्रकाश का डॉपलर इफेक्ट, इसका क्वेश्चन 2016 के जेईई मेंस में पूछा गया था। इसको एक बार कर लेते हैं। फिर थोड़ा ध्यान से देखना तुम यार। जैसे वे ऑप्टिक्स वैसे तो अपना कंप्लीट हो गया है, तुम शीट में सारी चीजें कर सकते हो। एंगुलर सेपरेशन क्या होता है बताया ना यार मैंने, कि डिफ्रैक्शन के टाइम पे मैंने बताया था कि
ये किसी भी ब्राइट स्पॉट या डार्क स्पॉट की जो ऊंचाई होती है उसको तो रेखीय ऊंचाई बोलते हैं, और एंगुलर सेपरेशन या कोणीय सेपरेशन का मतलब होता है इसका अंतरित कोण। और मैंने बताया था कि नॉर्मली ऊंचाई काफी कम होती है तो अंतरित कोण चाप बटे त्रिज्या, तो चाप तो उसकी रेखीय ऊंचाई और त्रिज्या का काम कैपिटल डी। ये तो क्लास में मैंने बताया था, गलती नहीं होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ रहा हूँ। बहुत ध्यान से देखना। ये तो वैसे वेव ऑप्टिक्स का हमने पार्ट कंप्लीट कर लिया है, शीट में सारा कर सकते हो, लेकिन इसमें कुछ छोटी-छोटी चीजें आती हैं उसको देख लेना। ठीक है ना? तो इसमें अगला चीज आती है प्रकाश का डॉपलर इफेक्ट। ये 11th में साउंड के डॉपलर इफेक्ट के साथ तुमने पढ़ा होगा, लेकिन 12th के एनसीईआरटी में भी इसका एक आधा क्वेश्चन दे रखा है, तो इसको एक बार देख लेना थोड़ा सा। ठीक, बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, जो भी अपने काम की चीजें वही बताऊंगा। ठीक, देखो 11th में तुमने ध्वनि का डॉपलर इफेक्ट पढ़ा होगा, है ना? ध्यान रखना। 11th में तुमने ध्वनि का डॉपलर इफेक्ट पढ़ा होगा। ये तो इसे मान लेते हैं कि ध्वनि का कोई स्रोत है। है ना? मान लेते हैं कि ध्वनि का कोई स्रोत है जो ध्वनि निकाल रहा है, जिसकी ओरिजिनल आवृत्ति एफ नॉट और ओरिजिनल तरंग दैर्ध्य लैम्डा नॉट है। इसके बाद तुमको ये पता होगा ये क्या हो रहा है यार। ये ध्वनि का कोई स्रोत है जो ध्वनि निकाल रहा है, जिसकी ओरिजिनल आवृत्ति एफ नॉट और तरंग दैर्ध्य लैम्डा नॉट है, और इधर कोई श्रोता है जो ध्वनि सुन रहा है। तो 11th से तुमने पढ़ा होगा कि अगर सोर्स और ऑब्जर्वर रुके हुए हों, है ना? पढ़ा होगा कि सोर्स और ऑब्जर्वर रुके हुए हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो स्रोत जितनी आवृत्ति निकालता है ऑब्जर्वर को उतनी आवृत्ति प्रतीत होती है। लेकिन अगर दोनों रिलेटिवली गति करें तो फिर आवृत्ति चेंज हो जाती है ना? और 11th में तुमने पढ़ा होगा कि अगर सोर्स और ऑब्जर्वर रिलेटिवली पास आ रहे हो, तुमने पढ़ा होगा कि सोर्स और ऑब्जर्वर अगर रिलेटिवली पास आ रहे हो तो ऑब्जर्वर को आवृत्ति ज्यादा प्रतीत होगी। मैंने प्रैक्टिकली भी देखा होगा, वही सोर्स और ऑब्जर्वर रिलेटिवली पास आ रहे हो तो फिर ऑब्जर्वर को आवृत्ति ज्यादा प्रतीत होगी। पता होगा कि आवृत्ति ज्यादा प्रतीत होगी तो विद्युत क्रमानुपाती रूप से तरंग दैर्ध्य कम प्रतीत होगा। और ऐसे ही मान लेते हैं कि अब सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे से रिलेटिवली दूर जा रहे हैं। तो ये भी पता होगा कि अगर सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे से रिलेटिवली दूर जाएं तो फिर ऑब्जर्वर को आवृत्ति कम प्रतीत होती है। आवृत्ति कम प्रतीत होगी तो विद्युत क्रमानुपाती रूप से तरंग दैर्ध्य ज्यादा प्रतीत होगा। तो शायद मुझे पूरा डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, 11th में डॉपलर इफेक्ट में पढ़ा होगा कि सोर्स और ऑब्जर्वर रिलेटिवली पास आ रहे हो तो ऑब्जर्वर को आवृत्ति ज्यादा प्रतीत होगी, तो ऑब्वियसली तरंग दैर्ध्य कम। और सोर्स और ऑब्जर्वर रिलेटिवली दूर जा रहे हो तो ऑब्जर्वर को आवृत्ति कम प्रतीत होती है, तो विद्युत क्रमानुपाती रूप से तरंग दैर्ध्य ज्यादा प्रतीत होगा। ठीक, तो ये सब तुमने 11th में पढ़ा होगा। अब देखो, जैसे 11th में तुमने साउंड के लिए डॉपलर इफेक्ट पढ़ा होगा, वैसे ही यहाँ प्रकाश के लिए या लाइट के लिए डॉपलर इफेक्ट देखते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना। फिर जैसे मान लेते हैं कि कोई बहुत दूर कोई तारा है ना? मान लेते हैं कि बहुत दूर कोई सूर्य या तारा है और वो मान लेते हैं कि प्रकाश निकाल रहा है। और ये तारा जो प्रकाश निकाल रहा है उसका ओरिजिनल आवृत्ति एफ नॉट और ओरिजिनल तरंग दैर्ध्य लैम्डा नॉट है ना? ध्यान से सुनना कि बहुत दूर कोई तारा है जो प्रकाश निकाल रहा है, और तारा जो प्रकाश निकाल रहा है उसकी ओरिजिनल आवृत्ति एफ नॉट और ओरिजिनल तरंग दैर्ध्य लैम्डा नॉट है। ठीक है, और पृथ्वी से हम इस तारे को देख रहे हैं। ठीक है, और देखो तारा अगर हमारे सापेक्ष रुका हो तब तो वही आवृत्ति और वही तरंग दैर्ध्य प्रतीत होगा, लेकिन चलो इस बार मान लेते हैं कि तारा हमारे सापेक्ष दूर भाग रहा है और वी रिलेटिव के रिलेटिव वेग से दूर भाग रहा है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज तुम ध्यान रखना है यार। सॉरी, एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना कि ध्वनि के तो डॉपलर इफेक्ट में सोर्स गति करे और ऑब्जर्वर गति करे उसका अलग अलग प्रभाव पड़ता है। बताओ, सोर्स के वेग की टर्म ऊपर आती है और ऑब्जर्वर के वेग की टर्म, सॉरी उल्टा, ये ध्वनि में सोर्स और ऑब्जर्वर गति करें तो अलग अलग प्रभाव पड़ता है। ऑब्जर्वर के वेग की टर्म ऊपर आती है और सोर्स के वेग की टर्म नीचे आती है। तो ध्वनि में तो सोर्स और ऑब्जर्वर गति करें तो अलग अलग प्रभाव पड़ता है, लेकिन प्रकाश के डॉपलर इफेक्ट में सोर्स गति कर रहा है या ऑब्जर्वर गति कर रहा है उसका कोई महत्व नहीं है। प्रकाश के डॉपलर इफेक्ट में केवल रिलेटिव वेग का ही मतलब है। तो ध्यान रखना
कि ध्वनि के डॉपलर इफेक्ट में तो सोर्स और ऑब्जर्वर के अलग-अलग वेग का महत्व है, लेकिन प्रकाश के डॉपलर इफेक्ट में सोर्स गति कर रहा है या ऑब्जर्वर गति कर रहा है उसका कोई महत्व नहीं है। प्रकाश के डॉपलर इफेक्ट में मैटर करता है केवल रिलेटिव वेग। है तो मान लेते हैं कि जो तारा है वो हमारे सापेक्ष v रिलेटिव के रिलेटिव वेग से दूर भाग रहा है। ये तो हमको प्रैक्टिकली पता है। हम प्रैक्टिकली बोल सकते हैं कि इस बार जो स्रोत है वो हमारे सापेक्ष v रिलेटिव के रिलेटिव वेग से दूर जा रहा है ना, तो तब तारा है स्रोत हमसे दूर जा रहा है, तो बताओ हमको आवृत्ति कम प्रतीत होगी। है तो हमको मतलब पढ़ा होगा 11th में कि इस बार स्रोत है तारा हमारे सापेक्ष दूर भाग रहा है, और स्रोत दूर भाग रहा है मतलब हमको इस बार आवृत्ति कम प्रतीत होगी। और तुम बताओ कि आवृत्ति कम प्रतीत होगी तो व्युत्क्रमानुपात रूप से तरंग दैर्ध्य ज्यादा प्रतीत होगा। इतना हम लॉजिकली बोल सकते हैं। स्रोत या तारा हमारे सापेक्ष दूर भाग रहा है, तो बताओ स्रोत दूर भाग रहा है इससे हमको आवृत्ति कम प्रतीत होगी। आवृत्ति कम प्रतीत होगी तो आभासी तरंग दैर्ध्य ज्यादा प्रतीत होगा। तो बस आभासी आवृत्ति कितनी प्रतीत होगी वो देखना है। ये तो ध्यान रखना तुम, ये तुम अच्छे ध्यान रखना कि कोई भी तारा या कोई भी स्रोत ओरिजिनली एफ नॉट आवृत्ति का प्रकाश निकाले, है ना, और वो अगर हमारे रिलेटिव में दूर जा रहा है तो हमको या ऑब्जर्वर को आवृत्ति कम प्रतीत होगी ना। और ध्यान रखना कि प्रकाश के डॉपलर इफेक्ट के अनुसार कोई भी स्रोत या तारा ओरिजिनली एफ नॉट आवृत्ति का प्रकाश निकाले तो हमको आभासी आवृत्ति कम प्रतीत होगी, और कितनी प्रतीत होगी, एफ नॉट रूट एफ नॉट रूट सी माइनस वी रिलेटिव अपन सी प्लस वी रिलेटिव इतनी प्रतीत होगी, ठीक है। तो प्रकाश के डॉपलर इफेक्ट के फॉर्मूले को हम इस लेवल पे डिराइव नहीं कर सकते, क्योंकि लाइट का जो डॉपलर इफेक्ट है उसमें डॉपलर इफेक्ट के भी कंसेप्ट का यूज होता है, और साथ में आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का भी यूज होता है। दोनों के यूज से फॉर्मूला आता है। तो हमको इस लेवल पर इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद ही रखना है, ठीक है। आगे डायरेक्ट ध्यान रखना कि कोई भी स्रोत, है ना, प्रकाश का कोई भी स्रोत या तारा हमारे सापेक्ष दूर भाग रहा हो तो हमको आवृत्ति कम प्रतीत होगी ना। और ध्यान रखना कि तारा ओरिजिनली एफ नॉट आवृत्ति का प्रकाश निकाले तो हमको आभासी आवृत्ति कम प्रतीत होगी, और कितनी होगी, एफ नॉट रूट सी माइनस वी रिलेटिव अपन सी प्लस वी रिलेटिव। ठीक है, तो लाइट के डॉपलर सॉरी साउंड के डॉपलर इफेक्ट में अंडर रूट नहीं आता है, लेकिन लाइट के डॉपलर इफेक्ट में अंडर रूट आता है, ठीक है। और इस फॉर्मूले को तोते के टाइप से रटने की जरूरत नहीं है, स्किल से ध्यान रखना है। ठीक, ऐसे ध्यान रखना कि तारा हमारे सापेक्ष दूर भाग रहा है तो हमको आवृत्ति कम प्रतीत होगी, इससे आभासी आवृत्ति एफ नॉट इंटू, बताओ आवृत्ति कम प्रतीत होगी इससे अंश तो कम होगा, इससे सी माइनस वी रिलेटिव, और हर ज्यादा होगा तो सी प्लस वी रिलेटिव। ऐसे ध्यान रखना है। तो अब फॉर्म टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको स्किल से ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। अब चलो और आगे बढ़ते हैं। तुम बताओ कि तारा हमारे सापेक्ष दूर भाग रहा है तो हमको इसकी आवृत्ति तो कम प्रतीत होगी लेकिन तरंग दैर्ध्य ज्यादा प्रतीत होगा। ठीक, तरंग दैर्ध्य कितना प्रतीत होगा वो देखना है। तो एक तो गधों टाइप से डिराइव कर सकते हो, ये बताओ आभासी आवृत्ति कितनी है, एफ नॉट इंटू रूट ऑफ सी माइनस वी रिलेटिव अपन सी प्लस वी रिलेटिव। आभासी तरंग दैर्ध्य देखना है तो उसके लिए बताओ एफ नॉट वास्तविक आवृत्ति है, इसको क्या बोल सकते हैं, सी ओपन लैम्डा नॉट। तुम बताओ यार कि सी इक्वल टू एफ लैम्डा, तो एफ इक्वल टू कितना हो गया, सी बाय लैम्डा। तो एफ नॉट मतलब जो वास्तविक आवृत्ति है उसको सी ओपन लैम्डा नॉट, और एफ डैश मतलब जो आभासी आवृत्ति है उसको सी ओपन लैम्डा डैश बोल सकते हैं। सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आभासी तरंग दैर्ध्य तुम्हारे पास आएगा लैम्डा नॉट इंटू रूट ऑफ सी प्लस वी रिलेटिव अपन सी माइनस वी रिलेटिव, ठीक है। अब देखो अभी तो गधों टाइप से, ठीक ना, अभी तो गधों टाइप से आभासी आवृत्ति के फॉर्मूले को आभासी तरंग दैर्ध्य के फॉर्मूले में गधों टाइप से हमने कन्वर्ट किया था, लेकिन आगे कन्वर्ट करने का टाइम नहीं है ना, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, हम लॉजिकली सोच सकते हैं कि इस बार स्रोत हमसे दूर जा रहा है तो हमको आभासी आवृत्ति कम प्रतीत होगी तो आभासी तरंग दैर्ध्य ज्यादा प्रतीत होगा, इससे आभासी, है ना, आभासी तरंग दैर्ध्य ज्यादा प्रतीत होगा, इससे आभासी तरंग दैर्ध्य में अंश ज्यादा होगा मतलब सी प्लस वी रिलेटिव, और हर कम होगा सी माइनस वी रिलेटिव। तो ऐसे ध्यान रखना है, ये डिराइव नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये लाइट के डॉपलर इफेक्ट के फॉर्मूले शायद तुमको याद रह गए होंगे, टेंशन मत लेना। तो बस ये ध्यान रखना कि
साउंड में अंडर रूट नहीं आता है, लेकिन लाइट के डॉपलर इफेक्ट में अंडर रूट आता है। ये आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आता है ना? ये देख लिया। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमने देख लिए। ठीक है, तो आगे डायरेक्ट रिजल्ट ध्यान रखना। अब ये पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं, अब फॉर्मूले बनाने की स्किल आनी चाहिए, ठीक ना? तो जस्ट मैं एक फॉर्मूले को एक बार फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कोई बहुत दूर तारा है जो प्रकाश निकाल रहा है, जिसका ओरिजिनल तरंगदैर्घ्य एफ नॉट और ओरिजिनल बहुत दूर कोई तारा है जो प्रकाश निकाल रहा है। जो प्रकाश निकाल रहा है उसकी ओरिजिनल आवृत्ति एफ नॉट और ओरिजिनल तरंगदैर्घ्य लैम्डा नॉट है। ठीक है, पृथ्वी से हम देख रहे हैं, और चलो इस बार मान लेते हैं कि तारा हमारे सापेक्ष v रिलेटिव के रिलेटिव वेग से दूर भाग रहा है। हमको प्रैक्टिकली पता है इस बार तारा या स्रोत हमसे दूर भाग रहा है, तो हमको आवृत्ति कम प्रतीत होगी। आवृत्ति कम तो तरंगदैर्घ्य ज्यादा, लेकिन इतना पता है कि स्रोत दूर भाग रहा है तो हमको आवृत्ति कम प्रतीत होगी। तो बताओ आभासी आवृत्ति कितनी होगी? एफ नॉट अंडर रूट, आवृत्ति कम प्रतीत होगी ना, इससे अंश तो कम होगा c माइनस वी रिलेटिव, अपन हर ज्यादा होगा c प्लस वी रिलेटिव। वैसे आभासी तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला देखना है तो पता है कि स्रोत दूर भाग रहा है तो आवृत्ति तो कम हो जाएगी, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती रूप से तरंगदैर्घ्य बढ़ जाएगा। इससे तरंगदैर्घ्य के फॉर्मूले में अंश ज्यादा होगा तो c प्लस वी रिलेटिव, और हर कम होगा मतलब c माइनस वी रिलेटिव। इस तरह से इसके फॉर्मूले को याद रखते हैं। तो ये हमने देख लिया, ठीक है ना? अब ध्यान रखना कि लाइट के डॉपलर इफेक्ट का ये तो एग्जैक्ट फॉर्मूला है। ध्यान रखना कि प्रकाश के डॉपलर इफेक्ट का ये तो एग्जैक्ट फॉर्मूला है, मतलब अगर दूर भागने का रिलेटिव वेग काफी ज्यादा हो मतलब रिलेटिव वेग c के कंपेरेबल हो, तब भी ये फॉर्मूला काम कर जाएगा। और हमको नॉर्मली आभासी तरंगदैर्घ्य पूछता है ना, तो आभासी तरंगदैर्घ्य का एग्जैक्ट फॉर्मूला है ये तो दूर भागने का रिलेटिव वेग काफी ज्यादा हो, सी के कंपेरेबल हो, तब भी वैलिड होगा, ठीक ना? लेकिन ध्यान रखना कि प्रैक्टिकली जो केसेस होते हैं, ध्यान रखना कि प्रैक्टिकली जो केसेस होते हैं उसमें तारों का दूर भागने का रिलेटिव वेग जो है वो प्रकाश के वेग सी की तुलना में काफी कम होता है। और तुम बताओ कि अगर दूर भागने का रिलेटिव वेग सी की तुलना में काफी कम हो, तो फिर हम इसमें अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, है ना? तो वही देखते हैं, ठीक, वही तारा दूर जा रहा है तो आवृत्ति कम तो तरंगदैर्घ्य ज्यादा प्रतीत होगा। और इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला हम देख चुके हैं कि हमको आभासी तरंगदैर्घ्य कितना प्रतीत होगा, लैम्डा नॉट इनटू रूट सी प्लस वी रिलेटिव अपन सी माइनस वी रिलेटिव, ये तो देख चुके हैं। लेकिन इस बार मान लेते हैं कि तारे का दूर भागने का रिलेटिव वेग प्रकाश के वेग की तुलना में काफी कम है। और ये तुमको पता होगा, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक के टाइम पे ही बताया था कि एक क्वांटिटी, है ना, एक क्वांटिटी की तुलना में दूसरी चीज काफी कम हो, तो ऐसे केस में हम बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं, ठीक है ना? अप्रोक्सीमेशन के लिए बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं। अब ये चीज भी मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक में तुमको चमका कर बताई थी कि कभी भी कोई टर्म a प्लस बी की फॉर्म में हो तो बाइनोमियल के लिए क्या करते हैं, बड़ी चीज को जबरदस्ती कॉमन ले लेते हैं। तो बताओ इसमें बड़ी चीज c है, इसको जबरदस्ती कॉमन लेंगे तो 1 प्लस वी रिलेटिव बाय सी आएगा, और हर में भी सी को जबरदस्ती कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस वी रिलेटिव बाय सी आएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा। बस बताओ हमको आभासी तरंगदैर्घ्य कितना प्रतीत होगा, लैम्डा नॉट। सी से सी कैंसिल हो गया तो ऊपर 1 प्लस वी रिलेटिव बाय सी का अंडर रूट, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस वी रिलेटिव बाय सी का अंडर रूट मतलब पावर हाफ, है ना? और इसको ऊपर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस वी रिलेटिव बाय सी, और उसको ऊपर ले आएंगे तो पावर माइनस हाफ। अब बताओ, अब बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं ना? ये हमको पता है कि इस बार जो रिलेटिव है वो सी की तुलना में काफी कम है, तो वी रिलेटिव बाय सी जो होगा वो 1 से बहुत ही स्मॉल होगा। तो 1 से बहुत ही स्मॉल हो तो अब बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं, मतलब 1 प्लस एक्स की पावर n को लगभग 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं। तो होता लैम्डा डैश इक्वल टू कितना हो गया, लैम्डा नॉट। यहाँ 1 प्लस एक्स की पावर n को हम 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं, तो 1 प्लस एन का काम तो हाफ और x का काम v रिलेटिव बाय c, और यहाँ 1 माइनस एक्स की पावर n है, इसको 1 माइनस एन एक्स लिख सकते हैं, तो 1 माइनस एन का काम तो ये 1 माइनस एन का काम तो माइनस हाफ, और x का काम v रिलेटिव बाय c। तो तुम बताओ माइनस माइनस का प्लस हो गया ना, तो ये टर्म भी 1 प्लस वी रिलेटिव बाय 2c, और ये टर्म भी 1 प्लस वी रिलेटिव बाय 2c, इनका गुणा करेंगे तो 1 प्लस वी रिलेटिव बाय 2c का स्क्वायर। तो बताओ आभासी तरंगदैर्घ्य कितना हो गया, लैम्डा नॉट, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो 1 प्लस
v रिलेटिव बाय 2c का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब वापस बाइनोमियल लगा सकते हैं, है ना, वापस बाइनोमियल लगा सकते हैं। वापस से 1 प्लस एक्स की पावर n की फॉर्म में हो गया तो उसको वापस 1 प्लस एन एक्स, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस n का काम तो 2 और x का काम v रिलेटिव बाय c करे, सॉरी क्या लिख दिया, तो इसको वापस 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं, तो 1 प्लस एन का काम तो 2 और x का काम v रिलेटिव बाय 2c करेगा। सॉल्व करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बताओ इससे लैम्डा डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, लैम्डा डैश इक्वल लगभग कितना आएगा, लैम्डा नॉट 1 प्लस वी रिलेटिव बाय सी, इतना आ गया, ठीक है। थोड़ा और सॉल्व करते हैं, तो लैम्डा डैश इक्वल टू लैम्डा नॉट का गुणा करेंगे तो इधर लैम्डा नॉट प्लस इधर लैम्डा नॉट इंटू वी रिलेटिव बाय सी, इतना आएगा, ठीक। चलो लैम्डा नॉट को उधर भगाते हैं, ये बताओ लैम्डा नॉट को उधर ट्रांसफर करेंगे तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा नॉट इक्वल टू लैम्डा नॉट इंटू वी रिलेटिव बाय सी, है ना, ये आ जाएगा। अब चलो तुम आराम से बताओ कि लैम्डा डैश माइनस लैम्डा नॉट क्या होगा, इसके तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन। ये तो बताओ कि वास्तविक तरंग दैर्ध्य लैम्डा नॉट है और आभासी तरंग दैर्ध्य लैम्डा नॉट से ज्यादा होगा ना, तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा नॉट को क्या बोल सकते हैं, इसके तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन, मतलब डेल्टा लैम्डा लिख सकते हैं। तो डेल्टा लैम्डा इक्वल लैम्डा नॉट इंटू वी रिलेटिव बाय सी, लैम्डा नॉट को अगर इधर ट्रांसफर करें तो डेल्टा लैम्डा ओपन लैम्डा नॉट इक्वल टू वी रिलेटिव बाय सी, है ना। मतलब पक्का बोल सकते हैं ना, हम पक्का बोल सकते हैं कि बता स्रोत, सॉरी हम पक्का बोल सकते हैं कि वो तारा हमारे सापेक्ष वी रिलेटिव के रिलेटिव एक से दूर भाग रहा हो तो हमको आवृत्ति कम मतलब तरंग दैर्ध्य ज्यादा प्रतीत होगा। और बताओ अगर वी रिलेटिव बहुत स्मॉल हो तो बताओ वास्तविक तरंग दैर्ध्य की तुलना में आभासी तरंग दैर्ध्य कितना ज्यादा होगा, ये डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा नॉट इक्वल टू वी रिलेटिव बाय सी, है। तो इससे हम डेल्टा लैम्डा निकाल सकते हैं, मतलब तरंग दैर्ध्य में वृद्धि या तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इससे डेल्टा लैम्डा निकाल सकते हैं बस। अब हमको पूछ रहा है कि आभासी तरंग दैर्ध्य कितना होगा वो देखना है। तुम बताओ कि इस प्रकाश का वास्तविक तरंग दैर्ध्य लैम्डा नॉट है और डॉपलर इफेक्ट के कारण तरंग दैर्ध्य में वृद्धि कितनी होगी, डेल्टा लैम्डा। तो हमको आभासी तरंग दैर्ध्य कितना प्रतीत होगा, लैम्डा नॉट प्लस डेल्टा लैम्डा, ठीक। ये तो ध्यान रखना कि अभी तुमने गधों टाइप से पूरा अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व किया है ना, ध्यान रखना कि अभी तो बेवकूफ टाइप से मैंने पूरा बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व किया है, लेकिन आगे तुमको इतना सॉल्व करने का टाइम नहीं है ना, ये आगे इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसको रिजल्ट की फॉर्म में याद रखना कि अगर दूर भागने का रिलेटिव है काफी ज्यादा हो, सी के कंपेरेबल हो तब तो एग्जैक्ट फॉर्मूले लगाएंगे, लेकिन नहीं, लेकिन अगर दूर भागने का रिलेटिव है काफी कम हो, मतलब सी से काफी कम हो, तो फिर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं और तब, है ना, तब इसकी आभासी तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन पर प्रारंभिक तरंग दैर्ध्य बराबर v रिलेटिव बाय c आएगा। तो बस इस फॉर्मूले से हम डेल्टा लैम्डा निकाल सकते हैं और डेल्टा लैम्डा आ गया तो हम बोल सकते हैं कि इसका आभासी तरंग दैर्ध्य कितना होगा, लैम्डा नॉट प्लस डेल्टा लैम्डा। कर लोगे ना, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है, हमने सारा पढ़ लिया। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो फटाफट चैट बॉक्स में शेयर करो, थोड़ा जल्दी करना, लेट नहीं होना चाहते। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो जल्दी से चैट बॉक्स में शेयर करो, नहीं है ना। ये तो फॉर्मूले से घबराना मत, टेंशन मत पालना, अपनी स्मार्टनेस से v प्लस वी रिलेटिव आएगा, v माइनस वी रिलेटिव, उसको हम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो पूरा डिटेल में बता दिया, एक बार जस्ट इसके रिजल्ट फटाफट 1 मिनट में समराइज कर रहा हूँ, रिजल्ट ध्यान से देखना ताकि आगे डर नहीं हो, इस कचरा पाठ से कभी डर नहीं लगे, फटाफट एक बार देख लेना। ये तो मान लेते हैं कोई तारा है जो प्रकाश निकल रहा है जिसका ओरिजिनल आवृत्ति एफ नॉट और ओरिजिनल तरंग दैर्ध्य लैम्डा नॉट है, पृथ्वी से हम इसको देख रहे हैं, ठीक है। और ध्यान रखना कि इस बार मान लेते हैं कि क्या हो रहा है, इस बार मान लेते हैं कि तारा हमारे सापेक्ष दूर भाग रहा है, वी रिलेटिव के रिलेटिव एक से दूर भाग रहा है, हम सभी को पता है कि तारा या स्रोत हमसे दूर भाग रहा है, बस हमको इसकी आवृत्ति कम प्रतीत होगी, तरंग दैर्ध्य ज्यादा प्रतीत होगा। इस बस प्रकाश के डॉपलर इफेक्ट के अनुसार ये तारा ओरिजिनली एफ नॉट आवृत्ति का प्रकाश निकाले तो हमको आभासी आवृत्ति कितनी प्रतीत होगी, एफ नॉट इंटू रूट ऑफ, आवृत्ति कम हो जाएगी, इससे अंश कम हो जाएगा, मतलब v माइनस वी रिलेटिव और हर ज्यादा होगा v प्लस वी रिलेटिव। ऐसे आभासी तरंग दैर्ध्य तो हमको पता है कि स्रोत दूर जा रहा है तो आवृत्ति कम तो ऑब्वियसली तरंग दैर्ध्य ज्यादा हो जाएगा ना, तो बस आभासी तरंग दैर्ध्य कितना होगा, लैम्डा नॉट रूट, आभासी तरंग दैर्ध्य बढ़ जाएगा, इससे अंश में ज्यादा होगा v प्लस वी रिलेटिव और हर कम होगा v माइनस वी रिलेटिव, ठीक है।
ये ध्यान रखना कि अगर रिलेटिव वेग सी के कंपेरेबल हो तब तो एग्जैक्ट फॉर्मूले लगाएंगे, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन में जो रिलेटिव वेग होता है वो सी की तुलना में काफी कम होता है। और अगर दूर भागने का रिलेटिव वेग सी की तुलना में काफी कम हो तो फिर बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं। तो तब फिर तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन या तरंग दैर्ध्य में शिफ्टिंग अपन ओरिजिनल तरंग दैर्ध्य का अनुपात v रिलेटिव बाय सी, तो इससे तुम डेल्टा लैम्डा निकाल लेना। और आभासी तरंग दैर्ध्य कितना होगा, वास्तविक तरंग दैर्ध्य प्लस डेल्टा लैम्डा, ये ध्यान रखना। अब एक और प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। एक और प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ, तो ध्यान रखना कि वास्तव में, है ना, ध्यान रखना कि वास्तव में आप प्रैक्टिकली जितनी भी खगोलीय वस्तुएं वो एक दूसरे से दूरी जा रही है, इसको हुबल का नियम बोलते हैं। लेकिन जो आगे एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स में आता है तो थोड़ा ध्यान रखना है। ये ध्यान रखना कि अपने ब्रह्मांड में जितनी भी खगोलीय वस्तु है वो सब एक दूसरे से दूर जा रही है, मतलब अपना ब्रह्मांड धीरे धीरे प्रसारित हो रहा है। ये हुबल का नियम होता है, तो ध्यान रखना दो कि वास्तव में जितनी भी खगोलीय वस्तु है, तो तारा, पृथ्वी, ये सब भले ही कम दर से लेकिन एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। तो ध्यान रखना कि वास्तव में जितनी भी खगोलीय वस्तुएं एक दूसरे से दूरी भाग रही हैं और एक दूसरे से दूर भागेंगी तो आभासी आवृत्ति कम तो तरंग दैर्ध्य बढ़ जाएगा। तो यही मीनिंगफुल है। लेकिन चलो अब वो केस लेते हैं जिसमें तारा हमारी पृथ्वी के पास आ रहा है, ठीक, उसको देख लेते हैं। वही अगला वही कर रहा हूँ। कौन है बेवकूफ, सुनता नहीं है। कुलदीप, एडिशन की फॉर्म में लैम्डा कैसे लिखा? ये तो तुम बताओ कि तारा जो प्रकाश निकल रहा है उसका ओरिजिनल तरंग दैर्ध्य लैम्डा नॉट है और डॉपलर इफेक्ट के कारण तरंग दैर्ध्य में वृद्धि डेल्टा लैम्डा है। तो बताओ आभासी तरंग दैर्ध्य कितना होगा, लैम्डा नॉट प्लस डेल्टा लैम्डा। जैसे ओरिजिनल तरंग दैर्ध्य 100 है, डॉपलर इफेक्ट के कारण तरंग दैर्ध्य में वृद्धि 2 हो गई, तो आभासी तरंग दैर्ध्य कितना प्रतीत होगा? 100 प्लस 2 मतलब 102। बेवकूफ, सुनता नहीं है ढंग से। चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। ये आगे बढ़ो। ये तो ध्यान रखना कि वास्तव में तो ब्रह्मांड में जितनी भी खगोलीय वस्तुओं एक दूसरे से दूरी जा रही है, मतलब कोई भी तारा होगा तो हमारे सापेक्ष वी रिलेटिव के रिलेटिव एक से दूरी जाएगा। तो प्रैक्टिकली तो ये जो चीज बताए वही वैलिड है। लेकिन चलो एक नॉन प्रैक्टिकल केस लेते हैं। तो अब मान लेते हैं कि इस बार तारा हमारे सापेक्ष पास आ रहा है, तो चलो इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो चलो इस बार भी मान लेते हैं कि बहुत दूर कोई तारा है, मान लेते हैं कि बहुत दूर कोई तारा है जो प्रकाश निकल रहा है, उसका ओरिजिनल तरंग दैर्ध्य लैम्डा नॉट, सॉरी यार, ये कोई तारा है जो प्रकाश निकल रहा है जिसकी ओरिजिनल आवृत्ति एफ नॉट और ओरिजिनल तरंग दैर्ध्य लैम्डा नॉट है, और पृथ्वी से उस तारे के प्रकाश को हम देख रहे हैं, ठीक ना। अब ये ध्यान रखना कि वास्तव में तो ब्रह्मांड में सारी खगोलीय वस्तुएं एक दूसरे से दूरी जाती हैं। लेकिन चलो इस बार कोई नॉन प्रैक्टिकल केस है। इस बार मान लेते हैं कि तारा हमारे सापेक्ष वी रिलेटिव के रिलेटिव वेग से पास आ रहा है। फिर तुम कॉमन सेंस से सोच सकते हो, है ना। तो तुम कॉमन सेंस से सोच सकते हो कि इस बार तारा, ये कॉमन सेंस बोल सकते हो कि इस बार स्रोत या तारा वी रिलेटिव के रिलेटिव वेग से हमारे पास आ रहा है, तो बताओ अब हमको इसकी आवृत्ति ज्यादा प्रतीत होगी। ये तो कॉमन सेंस हो सकते हैं कि इस बार तारा या स्रोत हमारे पास आ रहा है तो इस बार हमको आभासी आवृत्ति ज्यादा प्रतीत होगी। तो तुम बताओ आभासी आवृत्ति ज्यादा प्रतीत होगी तो व्युत्क्रमानुपाती रूप से आभासी तरंग दैर्ध्य कम प्रतीत होगा। बस पहले आभासी आवृत्ति का एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या होगा वो देखना है, ठीक है। तो हम पक्का बोल सकते हैं कि इस बार तारा स्रोत हमारे पास आ रहा है तो हमको आभासी आवृत्ति ज्यादा प्रतीत होगी। तो इस बार आभासी आवृत्ति कितनी होगी, एफ डॉट रूट। बताओ इस बार आवृत्ति बढ़ रही है इसलिए इस बार अंश ज्यादा होगा, मतलब अंश में सी प्लस वी रिलेटिव आएगा और हर कम हो जाएगा सी माइनस वी रिलेटिव। तो तुम खुद ही एडजस्ट कर सकते हो, तोते की टाइप से रटने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बोल सकते हैं कि तारा हमारे पास आ रहा है तो हमको आवृत्ति ज्यादा प्रतीत होगी, इसलिए इस बार अंश तो ज्यादा होगा सी प्लस वी रिलेटिव और हर कम होगा सी माइनस वी रिलेटिव, ठीक है। ऐसे आभासी तरंग दैर्ध्य देखना है। ये तो बताओ तारा पास आ रहा है तो आवृत्ति ज्यादा प्रतीत होगी तो व्युत्क्रमानुपाती रूप से तरंग दैर्ध्य कम प्रतीत होगा। तो बताओ आभासी तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला क्या होगा, लैम्डा नॉट रूट। आभासी तरंग दैर्ध्य कम हो रहा है इसलिए इस बार अंश कम होगा मतलब सी माइनस वी रिलेटिव और हर ज्यादा होगा सी प्लस वी रिलेटिव। तो ऐसे फॉर्मूले को तुम फटाफट बना सकते हो, ठीक। एक और चीज
ये बताया था कि ये तो एग्जैक्ट फॉर्मूले हैं, मतलब पास आने का रिलेटिव वेग प्रकाश के वेग के कंपेरेबल हो तब हमको एग्जैक्ट फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि जो प्रैक्टिकल केसेस होते हैं, फिर ध्यान रखना प्रैक्टिकल केसेस में ये जो पास आने का जो रिलेटिव वेग होता है वो प्रकाश के वेग की तुलना में काफी कम होता है। और हमको पता है कि पास आने का रिलेटिव वेग प्रकाश के वेग की तुलना में काफी कम हो, तो फिर हम बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं और सॉल्व करने पर इस बार भी तरंग दैर्ध्य में परिवर्तनोपन प्रारंभिक तरंग दैर्ध्य बराबर v रिलेटिव माइनस c आएगा, है ना? इस बार भी वही आएगा, लेकिन ध्यान रखना कि इस बार तरंग दैर्ध्य घट रहा है ना, तो इस बार डेल्टा लैम्ब्डा तरंग दैर्ध्य में वृद्धि नहीं, तरंग दैर्ध्य में कमी होगी। बस तुम बताओ कि जो प्रकाश है उसका ओरिजिनल तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा नॉट हो, तो बताओ आभासी तरंग दैर्ध्य इस बार लैम्ब्डा नॉट प्लस डेल्टा लैम्ब्डा। तो ध्यान रखना कि दोनों केस में, है ना, अगर रिलेटिव वेग काफी कम हो तो फॉर्मूला तो ये लगता है बस एक ही चीज है कि स्रोत दूर जा रहा हो तो आवृत्ति कम तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा, इससे आभासी तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा नॉट प्लस डेल्टा लैम्ब्डा। और इस केस में तरंग दैर्ध्य घट रहा है, इससे इसमें आभासी तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा नॉट माइनस डेल्टा लैम्ब्डा। कर लोगे ना? इसको इजीली कर सकते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो फटाफट शेयर करो। कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें? कर लोगे? तो ध्यान रखना कि ये फॉर्मूले तुम खुद बना सकते हो इजीली। बस ध्यान रखना कि डॉपलर इफेक्ट में अंडर रूट भी आता है, ये ध्यान रखना है। तो ये सारा हमने कर लिया। अब इस पे बेस हम क्वेश्चंस करते हैं। ये नोट करने का टाइम नहीं है, मैं स्क्रीनशॉट इसके भेज दूंगा। ये जो जो फोटो, हाँ, ये क्लास के जस्ट 5 मिनट के अंदर अंदर मैं इसके जितने भी फोटो भेज दूंगा। अभी हम इसके क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ये पार्ट अधूरा नहीं रह जाए। इसके क्वेश्चन करते हैं, दोनों टाइप के क्वेश्चन करते हैं। एक तो रिलेटिव वेग काफी ज्यादा हो और दूसरा रिलेटिव वेग काफी कम हो, दोनों टाइप के क्वेश्चन करते हैं। ठीक, कैलकुलेशन की स्किल पता चलेगी। ये तुम समझते हो ना यार? तुम खुद बताओ, ये तुम खुद बताओ कि तारे का दूर भागने का रिलेटिव वेग अगर 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो, तो बताओ एग्जैक्ट फॉर्मूला लगाएंगे अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट लगाएंगे। ठीक, हाँ, अगर दूर भागने का जो रिलेटिव वेग है वो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ये तो सी के कंपेरेबल है, तो इसमें एग्जैक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन अगर दूर भागने का रिलेटिव वेग 200 मीटर पर सेकेंड है, 2000 मीटर पर सेकेंड है, तो फिर ये सी की तुलना में काफी कम है, तो फिर हम अप्रोक्सीमेट फॉर्मूले से काम चलाएंगे। हाँ, फिर इसका क्वेश्चन ले रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना, एक केयरफुल देखना। तो देखो, इस बार हमको दे रखा है कोई बहुत दूर कोई तारा है ध्यान से। इस बार हमको दे रखा है कि बहुत दूर कोई तारा है, ठीक है, और ये तारा हाइड्रोजन के लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन निकाल रहा है ना? बहुत कोई बहुत दूर तारा है और ये तारा लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन निकाल रहा है, मतलब लाइमन सीरीज के फर्स्ट लाइन का प्रकाश निकल रहा है, जिसका चलो ओरिजिनल तरंग दैर्ध्य हम लैम्डा नॉट मान लेते हैं। ठीक, अब देखो, अब हमको दे रखा है कि हमारे सापेक्ष ये तारा 1 × 10⁸मीटर पर सेकेंड इतने रिलेटिव वेग से दूर भाग रहा है। ठीक, तो हमको देखना है कि अगर हम पृथ्वी से देखें, ये हमको देखना है कि अगर हम पृथ्वी से देखें तो इससे जो प्रकाश निकल रहा है उसका आभासी तरंग दैर्ध्य हमको कितना प्रतीत होगा वो देखना है। ठीक है, ठीक है, तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर लेता हूँ। ध्यान से देखना है इसको, ठीक, केयरफुल। ये तो हमको दे रखा है कि बहुत दूर कोई तारा है ना? पृथ्वी से हम इसको देख रहे हैं, ये कोई बहुत दूर तारा है और ये तारा प्रकाश निकल रहा है, और कौन सा प्रकाश निकल रहा है? हाइड्रो हमको दे रखा है कोई बहुत दूर तारा है, प्रकाश निकल रहा है, और तारा कौन सा प्रकाश निकल रहा है? हाइड्रोजन के लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन का प्रकाश निकल रहा है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हमको देखना है कि हाइड्रोजन के लाइमन सीरीज की जो फर्स्ट लाइन होगी उसका तरंग दैर्ध्य कितना होगा वो देखना है।
है ना? सबसे पहले ये देखना है। हाइड्रोजन की लाइमन सीरीज़ की फर्स्ट लाइन का तरंग दैर्घ्य कितना होगा वो देखना है। बस तुम खुद बताओ कि इस बार है ना हमको पता है अच्छे से। हमको अच्छे पता है कि हाइड्रोजन की लाइमन सीरीज़ की फर्स्ट लाइन तब निकलती है जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में गिरे। है ना? एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि लाइमन सीरीज़ की फर्स्ट लाइन तब निकलती है जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन n इक्वल 2 से 1 में गिरे, ठीक है? तो बस हमको देखना है कि लाइमन सीरीज़ की फर्स्ट लाइन का तरंग दैर्घ्य कितना होगा, वो देखना है, ठीक? बस बताओ, लाइमन सीरीज़ के फर्स्ट लाइन के फोटॉन की ऊर्जा नहीं, डायरेक्ट तरंग दैर्घ्य पूछा है, तो उसके लिए हम रेडबर्ग कांस्टेंट वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे ना? तो बस तुम आराम से बताओ कि रेडबर्ग कांस्टेंट वाले फॉर्मूले के अनुसार इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के कारण निकलने वाले फोटॉन का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? 1 बाय लैम्ब्डा इक्वल रेडबर्ग कांस्टेंट z स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर मान रख देते हैं। तो 1 बाय लैम्ब्डा इक्वल रेडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है? हमको पता है कि रेडबर्ग कांस्टेंट कितना होता है? 1.1 इंटू 10 की पावर 7 होता है। Z तो 1 क्योंकि हाइड्रोजन ही है और यहाँ ज्यादा माइनस कम मतलब 1 अपन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपन 2 स्क्वायर आएगा। इसको सॉल्व कर लेना। तो इसको सॉल्व करोगे तो लाइमन सीरीज के फर्स्ट लाइन का तरंग दैर्घ्य तुम्हारे पास लगभग 122 नैनोमीटर आएगा। है तो हम बोल सकते हैं कि तारा हाइड्रोजन के लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन निकाल रहा है। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये तारा जो प्रकाश निकल रहा है उसका ओरिजिनल तरंग दैर्घ्य 122 नैनोमीटर है। समझ गए ना? लेमन सीरीज की फर्स्ट लाइन निकल रहा है मतलब तारा जो प्रकाश निकल रहा है उसका ओरिजिनल तरंग दैर्घ्य 122 नैनोमीटर है, ठीक है? अब हमको दे रखा है कि तारा हमारे सापेक्ष दूर भाग रहा है और तारे के दूर भागने का रिलेटिव वेग 1 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड है। साफ-साफ दिख रहा है कि इस बार दूर भागने का रिलेटिव वेग प्रकाश के वेग के कंपैरेबल है और एक्चुअली प्रकाश के वेग का कितना है? 1/3 है। है ना? तो वही कि तारे का दूर भागने का रिलेटिव वेग काफी ज्यादा है, प्रकाश के वेग का 1/3 है। ठीक है? चाहो तो तुम लिख भी सकते हो कि बताओ दूर भागने का रिलेटिव वेग 1 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड और प्रकाश का वेग 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। इनका भाग देंगे तो v रिलेटिव बाय c इक्वल 1/3। तो इससे v रिलेटिव इक्वल टू कितना आ गया? c/3। मतलब हम बोल सकते हैं कि तारे के दूर भागने का रिलेटिव वेग प्रकाश के वेग का 1/3 मतलब c/3 है। मतलब प्रकाश के वेग के कंपेरेबल है, ठीक है? बस हमको पता है कि इस बार रिलेटिव वेग प्रकाश के वेग के कंपेरेबल है, इसलिए इस बार हमको अप्रोक्सीमेट नहीं बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्मूला लगाना है। फिर बस अब डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला लगा सकते हो ना? तो तुम देखते बताओ कि इस बार तारा हमारे सापेक्ष दूर भाग रहा है। तो तुम देखते बताओ कि इस बार जो तारा या जो स्रोत है वो हमसे दूर भाग रहा है और बताओ स्रोत दूर भाग रहा है तो हमको इसकी आवृत्ति तो कम प्रतीत होगी। आवृत्ति कम प्रतीत होगी तो व्युत्क्रमानुपाती रूप से तरंग दैर्घ्य ज्यादा प्रतीत होगा। और बताओ तारा जो प्रकाश निकल रहा है उसका ओरिजिनल तरंग दैर्घ्य लैम्डा नॉट हो तो हमको आभासी तरंग दैर्घ्य कितना प्रतीत होगा? लैम्डा नॉट रूट। इस बार तरंग दैर्घ्य बढ़ रहा है इससे अंश तो ज्यादा होगा, सी प्लस वी रिलेटिव और हर कम होगा सी माइनस वी रिलेटिव। बस अब भगवान का नाम लेकर के मान रख दो। तो लैम्डा डैश इक्वल टू लैम्डा नॉट। तो लैम्डा नॉट तो तारा जो प्रकाश निकल रहा है उसका ओरिजिनल तरंग दैर्घ्य कितना है? 122 नैनोमीटर रूट ऑफ सी प्लस वी रिलेटिव। तो वी रिलेटिव कितना है? c/3 अपन c माइनस सी रिलेटिव है c/3, ठीक है? आगे तुम इसको सॉल्व कर लेना तो ये कितना आएगा? रूट ऑफ c प्लस c/3 तो 4c/3, c माइनस c/3 2c/3। तो सॉल्व करेंगे तो √2। बस ये जो लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन का प्रकाश निकल रहा है उसका आभासी तरंग दैर्घ्य हमको कितना प्रतीत होगा? 122 इंटू √2 नैनोमीटर इतना प्रतीत होगा। कर लोगे ना? तो ये इजीली इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो फटाफट चैट बॉक्स में शेयर करो। इस सॉल्यूशन में कोई कंफ्यूजन है क्या? कांस्टेंट जो होंगे वो दिए होंगे, नहीं दिए हो तो तुमको याद होने चाहिए। देन रीडबर्ग कांस्टेंट और याद होने चाहिए। तो ये सर हमने कर लिया। चलो एक अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन करते हैं जिसमें रिलेटिव एक काफी कम होगा, ठीक है? उसको देख लेते हैं। एक छोटी चीज मैं बताना भूल गया, प्लीज ये लिखना बंद करो बिल्कुल। ये लिखना बंद करो। जैसे हमको पता है कि दृश्य प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो बैंगनी से लेकर रेड तक होती है ना? चैट बॉक्स में लिखना बंद कर।
हमको पता है कि जो भी दृश्य प्रकाश, फिर हमको पता है कि दृश्य प्रकाश में जो भी किरणें होती हैं वो वॉयलेट मतलब बैंगनी से लेकर रेड तक होती है। हमको पता है कि इसमें बैंगनी का तरंग दैर्घ्य कम और रेड का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है, ठीक है। ये हमको पता है, ठीक है। अब चलो तुम सोच के बताओ। ये मैंने अभी तुमको क्लियरली बताया था कि प्रैक्टिकली जितनी भी खगोलीय वस्तुएं वो एक दूसरे से दूर भाग रही हैं। मैंने बताया था कि प्रैक्टिकली जितनी भी खगोलीय वस्तुएं वो एक दूसरे से दूर भाग रही हैं। मतलब जो भी तारा है वो भी हमसे दूर भाग रहा होगा। और बताओ जो तारा है वो हमसे दूर भाग रहा है, इससे प्रैक्टिकली उसका आवृत्ति कम प्रतीत होगी तो तरंग दैर्घ्य ज्यादा प्रतीत होगा, ठीक है ना। और बताओ तरंग दैर्घ्य ज्यादा प्रतीत होगा मतलब जो भी तरंग दैर्घ्य है वो रेड की ओर शिफ्ट हो जाएगा, है तो ये बोल सकते हैं कि वास्तव में सारी खगोलीय वस्तुएं तारे हमसे दूर भाग रहे हैं तो इनकी आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति से कम, तो तरंग दैर्घ्य वास्तविक तरंग दैर्घ्य से ज्यादा होगा। और बताओ तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा मतलब जो तरंग दैर्घ्य है वो रेड की ओर शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए इसको रेड शिफ्टिंग बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि खगोलीय वस्तुएं दूर जाए तो आवृत्ति घट जाती है, तरंग दैर्घ्य बढ़ जाता है। तरंग दैर्घ्य बढ़ जाता है मतलब जो भी तरंग दैर्घ्य है वो रेड कलर की ओर शिफ्ट हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, रेड शिफ्टिंग बोलते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना कि अगर कोई तारा हमारे पास आ रहा हो तो आवृत्ति बढ़ जाएगी, तरंग दैर्घ्य घट जाएगा, तो फिर जो भी तरंग दैर्घ्य है वो बैंगनी या ब्लू की ओर शिफ्ट हो जाएगा, जिसको वॉयलेट शिफ्टिंग या ब्लू शिफ्टिंग बोलते हैं। तो वो तुम खुद समझ सकते हो। बाकी प्रैक्टिकली साइंटिस्ट ने देखा है ना, साइंटिस्ट ने प्रैक्टिकली देखा कि प्रैक्टिकली जितने भी तारों का प्रकाश है उनके तरंग दैर्घ्य में रेड शिफ्टिंग ही देखी जाती है ना। लोगों ने देखा कि प्रैक्टिकली जितने भी तारे हैं उनके प्रकाश में रेड शिफ्टिंग ही देखी जाती है, और सारे तारों के प्रकाश में रेड शिफ्टिंग देखी जाती है मतलब पक्का बोल सकते हैं कि सारी खगोलीय वस्तुएं एक दूसरे से दूर जा रही है, मतलब ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा, वो ऐसे पता चला, कोई भगवान ने नहीं बताया था, है ना? इसका एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये जो एनसीईआरटी की बुक का ही क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे जेई मेंस पे पूछा जा सकता है, ठीक है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 10.1, ठीक, तुम्हारे जेई मेंस में पूछा गया तो डेटा भी चेंज नहीं करेगा शायद, बहुत ध्यान से देखना इसको। लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लिखवा करके मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा, अभी जस्ट समझ लेना तुम इसको। इसको ध्यान से देखना, ये एनसीईआरटी का 10.1 क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख करके तुमको व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा। अभी मैं जस्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। देखो, देखो हमको दे रखा है कि कोई बहुत दूर कोई तारा है और ये तारा कोई सोडियम लाइट निकाल रहा है, मतलब कोई एक वर्णी प्रकाश निकाल रहा है जिसका ओरिजिनल तरंग दैर्घ्य 589.0 नैनोमीटर है। ये ध्यान रखना, ये तारा कोई सोडियम लाइट निकाल रहा है, मतलब कहने का मतलब है कि कोई एक वर्णी प्रकाश निकाल रहा है जिसका ओरिजिनल तरंग दैर्घ्य 589.0 नैनोमीटर है, ठीक है। और तारा हमारे सापेक्ष रिलेटिव गति भी कर रहा है, ठीक है। अब ये तारा जो प्रकाश निकल रहा है उसका ओरिजिनल तरंग दैर्घ्य तो 589.0 नैनोमीटर है, लेकिन अगर पृथ्वी से उस तारे को देखें ठीक है ना, पृथ्वी से उस तारे को देखें तो हमको इस प्रकाश का आभासी तरंग दैर्घ्य 589.6 नैनोमीटर प्रतीत हो रहा है। आवाज आ रही है ना, तो ध्यान रखना कि तारा जो प्रकाश निकाल रहा है उसका ओरिजिनल तरंग दैर्घ्य तो 589.0 नैनोमीटर है, लेकिन पृथ्वी से हम देखें तो हमको इसका आभासी तरंग दैर्घ्य 589.6 नैनोमीटर प्रतीत होता है। तो बस हमको देखना है सबसे पहले तो हमको बताना है कि जो तारा है वो हमारे सापेक्ष पास आ रहा होगा या दूर आ रहा होगा, वो देखना है। और दूसरा देखना है कि हमारे सापेक्ष तारे का रिलेटिव वेग कितना होगा वो देखना है। तो चलो सबसे पहले कोई स्मार्ट पर्सन तो देखते ही समझ जाएगा, है ना। स्मार्ट पर्सन देखते ही समझ जाएगा कि तारा जो प्रकाश निकल रहा है उसका ओरिजिनल तरंग दैर्घ्य तो 589.0 नैनोमीटर है, लेकिन बिल्कुल सही बोला तुमने, ध्यान था,
ये जो तारा प्रकाश निकाल रहा है उसका ओरिजिनल तरंग दैर्घ्य 589.0 नैनोमीटर, लेकिन पृथ्वी से देखने पर इसका आभासी तरंग दैर्घ्य 589.6 नैनोमीटर है। मतलब बोल सकते हैं कि इस बार वास्तविक तरंग दैर्घ्य की तुलना में आभासी तरंग दैर्घ्य ज्यादा है। मतलब तुम बताओ कि इस बार तरंग दैर्घ्य बढ़ रहा है। और हम समझते हैं कि तरंग दैर्घ्य बढ़ रहा है मतलब आवृत्ति घट रही है, और आवृत्ति घट रही है मतलब कंफर्म है कि तारा हमारे सापेक्ष दूरी भाग रहा होगा। प्लीज मत लिखो यार। तो हम बोल सकते हैं कि वास्तविक तरंग दैर्घ्य की तुलना में आभासी तरंग दैर्घ्य ज्यादा है, मतलब इस बार तरंग दैर्घ्य बढ़ रहा है। मतलब तरंग दैर्घ्य बढ़ रहा है मतलब व्युत्क्रमानुपाती रूप से आवृत्ति घट रही है, और बताओ आवृत्ति घट रही है मतलब पक्का है कि हमारे सापेक्ष तारा दूरी भाग रहा होगा। बस कितने रिलेटिव वेग से दूर भाग रहा होगा वो देखना है। चलो तुम देखते ही बताओ कि तारा जो प्रकाश निकाल रहा है उसका वास्तविक तरंग दैर्घ्य 589.0, लेकिन पृथ्वी से देखने पर हमको इसका आभासी तरंग दैर्घ्य 589.6 नैनोमीटर प्रतीत हो रहा है, मतलब इसका तरंग दैर्घ्य थोड़ा सा बढ़ गया है ना, बोल सकते हैं इसका तरंग दैर्घ्य थोड़ा सा बढ़ गया है। और तरंग दैर्घ्य कितना बढ़ा है, इन दोनों को घटाएंगे तो 0.6 नैनोमीटर जितना बढ़ गया है। है ना, तो हम बोल सकते हैं कि वास्तव है ना, ओरिजिनल की तुलना में आभासी तरंग दैर्घ्य थोड़ा सा बढ़ गया है, और कितना बढ़ गया, 0.6 नैनोमीटर जितना बढ़ गया है ना। डॉपलर इफेक्ट के कारण तरंग दैर्घ्य 0.6 नैनोमीटर जितना बढ़ गया है। बस तुम देखते ही बताओ, है ना, तुम देखते ही बताओ कि तरंग दैर्घ्य में जो परिवर्तन है वो ओरिजिनल तरंग दैर्घ्य की तुलना में काफी कम है। मतलब इससे हम पक्का बोल सकते हैं कि इस बार जो दूर भागने का जो रिलेटिव वेग होगा वो भी सी की तुलना में बहुत ही कम होगा। है ना, तो हम लॉजिकली बोल सकते हैं कि तरंग दैर्घ्य में जो परिवर्तन है वो ओरिजिनल तरंग दैर्घ्य की तुलना में काफी कम है। मतलब हम कंफर्म बोल सकते हैं कि तारे का दूर भागने का रिलेटिव वेग भी सी की तुलना में काफी कम होगा। है ना, तुरंत समझ गए कि दूर भागने का रिलेटिव वेग सी की तुलना में काफी कम होगा, इसलिए इस बार एग्जैक्ट फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, इस बार अप्रोक्सीमेट फॉर्मूले से ही काम चला सकते हैं। मैंने क्लियरली बताया था कि रिलेटिव वेग काफी कम हो या तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन काफी कम हो, तो उस केस में तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन अपन ओरिजिनल तरंग दैर्घ्य का अनुपात कितना आता है, v रिलेटिव बाय c। बस अब मान रख देंगे तो बताओ तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन तो कितना है, 0.6 नैनोमीटर। अपन इस प्रकाश का ओरिजिनल तरंग दैर्घ्य 589.0 नैनोमीटर है। क्या हो रहा है है ना, तो तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन 0.6 नैनोमीटर। अपन इस प्रकाश का ओरिजिनल तरंग दैर्घ्य 589.0 नैनोमीटर है, बराबर v रिलेटिव निकालना है। अपन c प्रकाश का वेग 3 × 10 की पावर 8 सॉल्व कर लेना। चालाकी से करेंगे, बताओ सॉल्व करेंगे तो नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल हो गया। इस नमूने को उधर ट्रांसफर करते हैं, उधर ट्रांसफर करेंगे तो v रिलेटिव कितना आ जाएगा, 0.6 अपन, है ना, नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल ना, तो v रिलेटिव 0.6 अपन 589 इंटू 3 × 10 की पावर 8 ये आ गया। ठीक है, अब सॉल्व करने में जुगाड़ लगाएंगे यार। ठीक, तुम बताओ कि जो 589 है उसको लगभग 590 या लगभग 600 लिख सकते हैं ना। तो ये जुगाड़ ध्यान रखना कि 589 को लगभग 590 या लगभग 600 लिख सकते हैं। बताओ 0.6 अपन 600 करेंगे तो कितना आएगा, 10 की पावर -3 आएगा। तो बताओ रिलेटिव वेग लगभग कितना आ गया हमारे पास, 3 × 10 की पावर 8 तो था ही, और 0.6 अपन 600 को 10 की पावर -3 बोल सकते हैं। बस सॉल्व करेंगे तो रिलेटिव वेग 3 × 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो 3 × 10 की पावर, मैं ये लिख देता हूँ, 3 × 10 की पावर 5 को क्या लिख सकते हैं, 300 × 10 की पावर 3 लिख सकते हैं ना। तो बस दूर भागने का रिलेटिव वेग तो हम लगभग क्या लिख सकते हैं, ये 300 × 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड होता कितना आएगा, 300, और 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं, किलोमीटर पर सेकेंड। राइटिंग खराब हो गई, ठीक है ना। तो 300 और 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड को क्या बोल सकते हैं हम, किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब हम बोल सकते हैं कि तारे के दूर भागने का रिलेटिव वेग कितना होगा, 300 किलोमीटर पर सेकेंड। जुगाड़ से इतना आ गया, अगर एग्जैक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो 300 की जगह 306 आंसर आता है। ठीक, बाकी अपना भी आंसर लगभग सही है, हो जाएगा ना। तो इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ कि ये
तारा जो प्रकाश निकाल रहा है उसका ओरिजिनल तरंग दैर्घ्य 589 और पृथ्वी से देखने पर आभासी तरंग दैर्घ्य 589.6 प्रतीत होता है ना। तो तब वास्तविक की तुलना में आभासी तरंग दैर्घ्य थोड़ा बढ़ गया है, मतलब आवृत्ति घट गई है, मतलब तारा हमारे सापेक्ष दूर भाग रहा होगा। दूर भागने का रिलेटिव वेग देखना है तो साफ-साफ दिख रहा है कि तरंग दैर्घ्य में जो परिवर्तन है ओरिजिनल तरंग दैर्घ्य की तुलना में काफी कम है। तो दूर भागने का रिलेटिव वेग भी सी की तुलना में काफी कम होगा। तो एप्रोक्सीमेट फॉर्मूला लगा सकते हैं, मतलब तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन अपन ओरिजिनल तरंग दैर्घ्य बराबर v रिलेटिव बाय c। तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन तो 0.6 नैनोमीटर अपन ओरिजिनल तरंग दैर्घ्य 589.0 नैनोमीटर बराबर v रिलेटिव बाय c। इसको सॉल्व करेंगे तो v रिलेटिव लगभग 300 किलोमीटर पर सेकंड, कैलकुलेटर से करोगे तो 306 किलोमीटर पर सेकंड ये आएगा। कर लोगे ना? तो ये अपना वेव ऑप्टिक्स का चैप्टर पूरा कंप्लीट है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें वो भी मैंने सारी बता दी। ये तो कंप्लीट है, अब तुम शीट के सारे क्वेश्चन इसके कर सकते हो। ठीक है, तो मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। ये जो एग्जाम्पल की उसके क्वेश्चन और वो सब लिख करके तुमको अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे 5 मिनट के अंदर अंदर भेजता हूँ। मीटिंग एंड कर रहा हूँ मैं। हाँ, फोटो भेज दूंगा अभी मैं। हाँ, ये कल की क्लास में हम न्यूटन्स लॉ और न्यूक्लियर फिजिक्स का डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये तो अगले 2 दिन तक हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद अपना केवल सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर बच रहा है।